हेलो 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 हो हो हो। क्या हाल चाल भाई। आपके सेंटा वेंटा का स्वागत हो रहा है। आज हम सेंटा वेंटा बन के खुद ही का स्वागत कर लेते हैं भाई। क्या हाल चाल। गुड आफ्टरनून कहें या गुड इवनिंग कहें, गुड मॉर्निंग कहें या गुड नाइट कहें, आप सभी को सेंटा जी की तरफ से राधे राधे, मैरी क्रिसमस, प्रणाम, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं सबके सब। जी बिल्कुल, आप सभी की इच्छा होगी गिफ्ट पाने की, है ना। तो यस, मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट रूपी चैप्टर लेके आया हूं। चैप्टर का नाम है एसएचएम, चैप्टर का नाम है ऑसिलेशंस। यस, आज एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है बेटा आपकी कहानी का, है ना। तो इससे बढ़िया गिफ्ट आपके लिए क्या होगा बेटा, है ना। तो यस, सेंटा आया है। गिफ्ट क्या लाया है, क्या लाया है, नया नया चैप्टर लाया है, नए नए चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 लाया है। क्या बात है, क्या बात है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, तुलसी पूजन दिवस की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और क्रिसमस मनाने वाले जो हमारे मित्र हैं उन सबको भी मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है जी। जी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। यस यस, ये भारती मैडम की कैप नहीं है भाई, उन्होंने मुझसे ली थी और मैंने उनसे वापस ले ली है। ठीक है ना। ऐसे पति पत्नी में ऐसा नहीं होता है, जो पति का वो पत्नी का होता है और जो पत्नी का वो पति का होता है, समझो बात को। ठीक है ना। ये इधर ठीक लग रही है कि इधर ठीक लग रही है, कहां ठीक लग रही है, पहले ये बताओ, पहले ये बताओ कहां ठीक लग रही है। और ये जो हम कर रहे हैं इसको पता क्या बोलते हैं। यस, इसी का नाम है एसएचएम, इसी को बोलते हैं एसएचएम। ये जो इस टॉपिक के साथ इस टाइम पर हो रहा है, यस दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज पढ़ने आए हैं ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन करके तो दिखा दे थोड़ी सी। फिर तुम कहोगे कि सर प्रैक्टिकल नहीं दिखाते हो। लो देखो प्रैक्टिकल, देखो प्रैक्टिकल। केमिस्ट्री का तो प्रैक्टिकल देखते रहते हो, बायो का देख नहीं पाते हो, चाहे कितनी भी इच्छा कर रही हो तुम्हारी, है ना भाई। लेकिन फिजिक्स का तो देख ही सकते हो, फिजिक्स का तो देख ही सकते हो। ठीक है। चलो ठीक है, बहुत हो गया, करते हैं पढ़ाई स्टार्ट। और कुछ ना कुछ जिंदगी में चलता रहना चाहिए, ऐसे फन फन नहीं रुकना चाहिए। ठीक है ना भाई, फन बहुत जरूरी है, फन बहुत जरूरी है, फन नहीं रुकना चाहिए। ओह सर नेक पेन हो जाएगी यार, कितना सोचते हो ना तुम मेरे बारे में। कभी कोई बच्चा कहता है पानी पी लो। उस दिन मैं वॉरियर की क्लास ले रहा था, लगातार 3 घंटे तक मैं क्लास लेता रहा, बोलता रहा। तो एक बच्ची लिखती है प्यारी सी, कह रही सर अब पानी पी लीजिए आप। मैंने कहा हाँ यार, अच्छा याद दिलाया तूने, पानी पी लेता हूं, है ना। तो यार तुम कितना ध्यान रखते हो यार, है ना। लेकिन सही है, वैसे मेरी गर्दन में ऐसी कोई समस्या है नहीं। हाँ जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, द स्टेट्समैन ऑफ इंडिया जिनको कहते हैं, उनका भी आज जन्म दिवस है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल उस जयंती की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। और भी कोई त्योहार अगर हो बेटा 25 दिसंबर से रिलेटेड, है ना। वैसे आज गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे, है ना। तो वो भी, उसकी भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, ठीक है। तो चालू करें, चालू करें, चालू करें, आज की क्लास चालू करें, आज का नया नया चैप्टर चालू करें। हां चालू करें क्या, जल्दी से बता दो। यस लल्लूलाल्स। अभी नहीं पानी पीना बेटा, अभी पानी नहीं पीना, तो पानी पियेंगे थोड़ी देर में, ठीक है ना। और बताओ, चालू करें। चालू करें आज का कार्यक्रम। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो भाई, चालू होगा तो चैट तो थोड़ी देर के लिए मुझे बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे आपसे बहुत ही जरूरी जरूरी बातें करनी है इस चैप्टर के अराउंड, है। अभी से मिस यू काहे लिखने लगते हो यार तुम भाई, है। आ तो गया हूं, आ तो गया हूं, अब कैसा मिस यू, कल ही तो क्लास ली थी यार। यार मिस यू ना तुमने डाइल्यूट कर दिया असल में, है। मिस यू की एक अपनी मर्यादा होती थी, है ना। मिस यू की अपनी एक वेटेज हुआ करती थी, अब वो तुमने भाई एकदम डाइल्यूट कर दिया। अब उस मिस यू का कोई मतलब नहीं रह गया बेटा, कोई मतलब नहीं रह गया उस मिस यू का। खैर, तो भाई सबसे पहले तो भाई मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे जो इस लेक्चर तक, इस चैप्टर तक, इस 11वीं कक्षा में पहुंच पाए हैं, वो अपने लिए जोरदार तालियां बजा दें, जोरदार तालियां। मैं भी आपके लिए तालियां बजाता हूं, मैं भी आपके लिए तालियां, और खुद के लिए भी तालियां बजाओ जरा, खुद को शाबाशी भी दो, खुद को शाबाशी भी दो, खुद के लिए तालियां नहीं रुकनी चाहिए, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। जो बच्चा सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर तक हिम्मत करके आ चुका है, वो भाई वो बच्चा नहीं है, वो बच्चा नहीं, वो बच्चा तो है, मतलब वो साधारण बच्चा नहीं है, लेकिन बच्चा तो है लेकिन वो साधारण नहीं है, वो स्पेशल बच्चा है। यस यस, यू आर ऑल वेरी वेरी स्पेशल लल्लूलाल्स।
ठीक है ना। अगर आप इस चैप्टर तक पहुंच पाए हो बेटा, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है 11वीं क्लास के बच्चे के लिए, जिसको पहले से ही बहुत बड़ा कोर्स पढ़ना पड़ता है ऑब्वियसली 11th का। तो 10th क्लास का कोर्स कहीं आप 1 मिनट के लिए भी अगर याद करके देखो, है ना, और उससे आप 11th क्लास का कोई भी एक सब्जेक्ट का कोर्स याद करके देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों को एक तराजू पर रखा ही नहीं जा सकता, तराजू टूट जाएगा। जिस तरफ आप 11th क्लास का एक भी सब्जेक्ट रख दोगे, 10th के सारे सब्जेक्ट उसके बराबर बैठे होते हैं कहीं ना कहीं। ये आपको पता है ना। तो भाई ये अपने आप में एक उपलब्धि की बात है कि आप 11th के कोर्स का, फिजिक्स का कोर्स खासकर, जिसमें वैसे भी एक्स्ट्रा चैप्टर्स होते हैं, बेसिक मैथ करके एक एक्स्ट्रा चैप्टर होता है इसमें, है ना, वेक्टर्स करके एक्स्ट्रा चीजें बताई जाती हैं, बहुत सारी मैथ लगती है जगह जगह पर, और खुद में भी फिजिक्स काफी बड़ी है। 11th क्लास की फिजिक्स खुद में भी काफी बड़ी है। तो भाई मेरी तरफ से तो बहुत बहुत शाबाशी है, बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप लोगों ने हार नहीं मानी, क्योंकि मैंने मान ली थी। मैंने जो तालियां बजाई है वो आप लोगों के लिए बजाई है, आप लोगों के लिए बजाई है, क्योंकि मैं यहां तक नहीं पहुंच पाया था, सच बता रहा हूं। मतलब मैं हार चुका था, मैं थक चुका था। मैं क्या, मेरी क्लास के मैक्सिमम बच्चे, जहां तक मुझे याद है, आज ही बहुत सारे बच्चे मेरे टच में हैं, मेरी शादी में भी आए थे मेरे कुछ दोस्त जो स्कूल के थे, है ना। तो आज तक हम लोग याद करते हैं, अगर ये वाली बात कभी बैठ जाए तो भाई हम लास्ट के 2 चैप्टर तो छुए भी नहीं थे, क्योंकि हमसे छुए गए ही नहीं। हम क्लास में तो बैठे थे, लेकिन वो हवा की तरह उड़ते चले गए। एक दिन आया ऑसिलेशन खत्म, अगले दिन आया वेव खत्म, चल भाई तेरा कोर्स खत्म हो गया, जा जा 11वीं के फाइनल एग्जाम की तैयारी कर। और फरवरी के आखिरी दिनों की बात बता रहा हूं मैं, मार्च में एग्जाम थे शायद हमारे, फरवरी के एंड और मार्च की स्टार्टिंग में हमारे एग्जाम थे, तो फरवरी के एंड वाले डेट्स की बात कर रहा हूं, वहां पर जाकर के हम ये चैप्टर स्टार्ट करते और एक दिन में खत्म हो जाता चैप्टर। सोचो हम क्या ही छू पाएंगे इसको, क्या ही पढ़ पाएंगे इसको। लेकिन अगर आप यहां तक आ गए, बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई, मैं तो उपलब्धि मानता हूं। बाकी आप इसको कोई बड़ी बात ना मानो, चाहे, मैं इसको बहुत बड़ी बात मानता हूं भाई, कि तुम मुझसे आगे तो निकल गए। एक टीचर को इससे बड़ी खुशी नहीं मिलती है जब उसके बच्चे उससे आगे निकल जाते हैं। सच मानना इस बात को, एक मां बाप को और एक टीचर को। जब बच्चा उनसे आगे निकल जाएगा ना, हर तरीके से, सुख में आगे निकल जाएगा, समृद्धि में आगे निकल जाएगा, ताकत में आगे निकल जाएगा, पैसे में आगे निकल जाएगा, नॉलेज में आगे निकल जाएगा, उससे बढ़िया, उससे ज्यादा खुशी की बात एक माता पिता के लिए और एक टीचर के लिए कोई नहीं होती है। तो मेरे लिए तो आज बहुत खुशी का मौका है कि आप लोग इस लेक्चर तक पहुंचे हो, ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हो। क्योंकि हिम्मत तो मैंने भी करी थी इस चैप्टर को स्टार्ट करने की, लेकिन वो बड़ी टूटी हुई सी हिम्मत थी और वो फाइनली टूटी गई। ठीक है ना। खैर, बात करते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको पहले तो चाहिए क्या। पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता ही दूंगा, चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं कि यहां तक आना बहुत जरूरी था, इस चैप्टर तक आना बहुत जरूरी था। एक फाइटर की टेंडेंसी है ये, एक वॉरियर की टेंडेंसी है ये। आप एक फाइटर हो, आप एक वॉरियर हो, जो लड़ते लड़ते भिड़ते गिरते मरते पहुंच गए हो किसी तरीके से यहां तक, ठीक है ना। और यकीन मानना कि भाई ये चैप्टर कैसे भी हो, एसएचएम और वेव्स कैसे भी चैप्टर हो, मैं इनको कोशिश करूंगा आसान बनाने की। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको यह समझा पाऊं कि भाई ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, ये चैप्टर आसान है। चैप्टर्स को विजुअलाइज करना थोड़ा सा पड़ता है बस, ठीक है ना। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इस चैप्टर के लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या, आज पढ़ने क्या वाले हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। आज हम ऑसिलेटरी मोशन देखेंगे क्या होता है, बहुत सिंपल बेसिक बातें करेंगे। और एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है। एसएचएम एक शॉर्ट फॉर्म है भाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन को शॉर्ट में एसएचएम कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसे शॉर्ट में कहते हैं एसएचएम। हाँ, जैसे आपने मेरी भी एक शॉर्ट फॉर्म निकाल रखी है ना। कोई कोई मुझे आरडीएक्स कहता है, कोई कोई मुझे केओपी कहता है ना। 10th में थे तो मुझे केओपी कहा करते थे, अब तुम आरडीएक्स लिख देते हो, ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा करती है वो तुम मुझे बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना। तो ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म बहुत सारी निकाल रखी होती है बच्चों ने। तो एसएचएम भी क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसकी इक्वेशन को देखेंगे कि कैसे हम पकड़ पाए, कैसे हम पहचान पाए कि ये पर्टिकुलर मोशन एसएचएम मोशन है। सबसे पहले तो अपने को समझना पड़ेगा एसएचएम मोशन होता क्या है। तो वो सब तो इंट्रोडक्टरी बातें हैं, वो सब तो करेंगे हम, है ना। ठीक है, कुल लेक्चर कितने लगेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, पहले तो वो बात कर लेता हूं। कुल लेक्चर लगेंगे 6 से 7, 6 to 7 लेक्चर्स लगेंगे, अगर तसल्ली से पढ़ा जाए तो। और तसल्ली से पढ़ा जाना बहुत जरूरी है, यस, बहुत बहुत जरूरी है इसको तसल्ली से पढ़े जाना। इसलिए यहां तक आ गए हो तो भाई शाबाशी लेके ही जाना मुझसे, खुद को शाबाशी दे दो, खुद के लिए तालियां बजा दो, क्योंकि तुम यहां तक आ गए हो, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। व्हाट डू यू रिक्वायर टू स्टडी दिस चैप्टर। सबसे पहली चीज, आपको इंपॉर्टेंस तो बताई जाएगी, इंपॉर्टेंस के साथ साथ मैं आपको रिक्वायरमेंट भी बताता हूं कि रिक्वायरमेंट क्या है इस चैप्टर के लिए।
इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको चाहिए क्या क्या होगा, कौन कौन से बैकलॉग आपके नहीं होने चाहिए, तब आप ये चैप्टर समझ पाओगे। तो नंबर 1 रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है? नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए आपको, वो जो मैंने पढ़ाई थी, वो जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाई है बेसिक मैथ के अंदर, वो आपको आनी चाहिए। बेसिक मैथ वाली ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एएसटीसी रूल लगाना आना चाहिए, कॉस को साइन, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ये सब चीजें आपको भली भांति पता होनी चाहिए। आप इस लेक्चर में स्वागत योग्य हैं अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है। तो नहीं आती है अभी लेक्चर बंद कर दो, मुझे कतई बुरा नहीं लगेगा, पर मैं चाहता हूं कि आपको क्लैरिटी पूरी मिलनी चाहिए, इसलिए इसको रिवाइज कर लो, इसको एक बार फिर से पढ़ लो और फिर ज्वाइन कर लेना। मैं तो यहां पर मिलूंगा ही आपको पढ़ाता हुआ, चाहे आप मुझे लाइव देखो चाहे रिकॉर्डेड देखो, देखोगे तो मुझे है ही आप, है ना, पढ़ना तो आपको मुझसे ही है। तो इसलिए आप कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री अगर रिवाइज नहीं है, याद नहीं है, ये एएसटीसी इत्यादि रूल आपको नहीं याद है तो जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बाकी मैं आपको यादों की बारात तो दूंगा ही दूंगा, तो यादों की बारात से याद आता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस लेक्चर के पूरा होने के बाद आप प्लीज जाना और ट्रिग्नोमेट्री दोबारा पढ़ना। 2x पे देखना, एक ही तो लेक्चर लिया था ट्रिगो का, शायद 2 लिए थे। बेसिक मैथ खोलना, जाकर के ट्रिगो पढ़ना, ठीक है, ट्रिगो आपको पढ़नी पड़ेगी इसके लिए। नंबर 1 रिक्वायरमेंट है। नंबर 2 रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट नंबर 2 है बेटा आपको सर्कुलर मोशन आना चाहिए, उसकी जरूरत पड़ेगी यहां, आपको सर्कुलर मोशन आना चाहिए, उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। यहां पर सर्कुलर मोशन कहां पढ़ा था? 2D में पढ़ा था, 2D में पढ़ा था, जहां पर हमने मोशन इन अ प्लेन चैप्टर का नाम था, उसके अंदर हमने सबसे पहले सर्कुलर मोशन ही पढ़ा था। पहले वेक्टर पढ़ा था, वेक्टर के ऊपर 4 लेक्चर लिए थे, उसके बाद वेक्टर को स्टार्ट किया था, है ना, उसके बाद फिर सर्कुलर मोशन भी पढ़ा था हमने, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था। तो सर्कुलर मोशन का पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप फॉरवर्डली बढ़ सकते हो इसके अंदर। तीसरी चीज जो आपको चाहिए वो थोड़ी सी काइनामेटिक्स चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स का मतलब होता है भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी कैसे आती है, एक्सेलरेशन कैसे आती है, ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। और नंबर 4 बेसिक मैथ का एक और पार्ट है, वो है कैलकुलस। कैलकुलस, उसमें से आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, कैलकुलस का डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आपको आना चाहिए, यह भी आपको बेसिक मैथ में मिल जाएगा, ठीक है। यस, इतनी सब चीजों की रिक्वायरमेंट है, इतना सब बिल्डअप चाहिए होता है। ये वो होता है, आपने देखा कभी कोई बॉलर, एक बॉलर जब बॉल फेंकता है तो कितना दूर से भाग के आता है, क्यों दूर से भागता है, क्यों दूर से भागता है? कभी आप पूरा पीछे चला जाएगा, फिर वहां से ऐसे ऐसे करता हुआ आएगा, है ना, और फिर पूरा रनअप लेता हुआ आएगा। ये रनअप है, ये रनअप है। अगर गेंद को, अगर बॉल को विकेट पर डालना है, लाइन एंड लेंथ प्रॉपर होनी चाहिए। क्रिकेट की भाषा में बात कर रहा हूं, आज वैसे भी चैंपियंस ट्रॉफी का अपने को चल गया पता कि कब मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का, तो सभी बच्चे मुझे लगता है उल्लासित होंगे, कहीं ना कहीं हर्षोल्लास से भरे हुए होंगे कि अपने को आइडिया लग गया कि दुबई के अंदर ये मैच होने जा रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी वाला 50-50 वाला, है ना। और फरवरी 23 की डेट है, और 20 फरवरी के आसपास से आपके शुरू हो जाएंगे। पहला मैच जो है इंडिया का वो 20 फरवरी का। चलो ये भी जानकारी आप तक मैंने दे दी, लेकिन आपके पेपर चल रहे होंगे बेटा, तब फरवरी का टाइम है, तो इसलिए पढ़ भी लेना। ये ना हो कि 50-50 देखने बैठे हैं, पूरा दिन वनडे देख रहे हैं पूरा, फिर वो नाइट में भी चला गया तो डे नाइट मैच पूरा देख के फिर सोए हैं, फिर तो सो ही जाओ, फिर तो फिर पेपर देने नहीं जा पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए भाई पेपर चल रहे होंगे उस टाइम पर, लेकिन अपन तो फ्री होंगे जब तुम्हारे पेपर होते हैं तो टीचर की मौज होती है, हम तो देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी देखेंगे, मजा आएगा। तो रनअप है, रनअप है, दौड़ के आना पड़ता है पीछे, तभी बॉल सीधी लाइन और लेंथ पर पड़ती है, तभी अच्छी पेस मिलती है पेसर को, अच्छी पेस तभी मिलती है जब एक अच्छा सा रनअप लेकर के वो आता है। तो एक अच्छी पेस के साथ अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो ये 4 चीजें आपको कम से कम करनी ही करनी पड़ेंगी। रिवाइज करके आना इन 4 चीजों को, और नहीं पढ़ी है तो पढ़ के आना, गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो भयंकर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। ये चैप्टर आपकी समझ से ऊपर निकल जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ के आना है। काइनेमेटिक्स ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ये थोड़ा सा पढ़ना है आपने, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ना है, ओके। तो थोड़ी थोड़ी जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी, जो आपने पढ़ करके आनी है। अब इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको शाबाशी दिलवाई, खुद से शाबाशी दिलवाऊं, खुद के लिए तालियां बजवाई, इसके पीछे रीजन था। रीजन पता क्या था? ये चैप्टर हमें लगता है कि 11th के लास्ट में है, तो छोड़ना, क्या रखा है इसमें, क्या ही कर लेगा ये चैप्टर, क्या ही दे देगा ये चैप्टर, क्या ही ले लेगा ये चैप्टर। आपको मैं बता दूं 12th क्लास के
3 चैप्टर, फिर से सुनना मेरी बात, मैं लिख भी दूंगा अभी पीछे, 12th क्लास के 3 चैप्टर इस चैप्टर पर बेस्ड है, इस पूरे यूनिट पर, एसएचएम और वेव्स। ये जो 2 चैप्टर अभी हम पढ़ने वाले हैं, अभी ऑसिलेशन पढ़ेंगे फिर वेव्स पढ़ेंगे, ये 2 चैप्टरों पर बेस्ड 12th के 3 चैप्टर हैं। क्या आप 12th के 3 चैप्टर ऐसा कर सकते हो कि आपको समझ में ही ना आए, हां जी रट के चले जाएंगे हम, और 12th बोर्ड में आप नंबर लेके आ जाओगे? आप 12th बोर्ड में 90 प्लस लेके आना चाह रहे हो, 95 प्लस लेके आना चाह रहे हो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है भाई, लिख के ले मुझसे। मैंने 90 प्लस स्कोर किया है, मैंने 12वीं बोर्ड में फिजिक्स में 90 प्लस स्कोर किया, मैं जानता हूं 90 प्लस स्कोर कैसे किया जाता है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको ऑसिलेशन वेव्स चैप्टर नहीं आता, आप 90 प्लस स्कोर 12th के बोर्ड में नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको 3 चैप्टरों को रटना पड़ेगा, और कितना ही रट लेगा भाई, तू नहीं रट सकता। बताओ कौन कौन से 3 चैप्टर है, नाम लेता हूं, 3 चैप्टरों के नाम लेता हूं, 12वीं के 3 चैप्टर सुन लीजिए भाई। ये जो चैप्टर दोनों हैं, एसएचएम एंड वेव्स, एसएचएम एंड वेव्स, ये बेसिस हैं, ये बेसिस हैं, बेसिस फॉर 12th। और कौन कौन से चैप्टरों के बेसिस है पता है? नंबर 1 एसी, फुल फॉर्म है ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी डीसी। 10th में सुना होगा आपने, 10th में मुझसे पढ़े थे तो मैंने पक्का आपको याद करो बताया भी था, डिफरेंस भी लिखवाया था, 4-4 पॉइंट लिखवाए थे, इधर एसी इधर डीसी। ऑल्टरनेटिंग करंट होता है बाई डायरेक्शनल, डीसी करंट होता है यूनी डायरेक्शनल, इसमें पावर लॉसेस कम होते हैं, वहां पावर लॉसेस ज्यादा होते हैं, इसको दूर तक भेजा जा सकता है, इसको दूर तक भेजा नहीं जा सकता, ये सब चीजें आपने पढ़ी है 10th क्लास के अंदर। तो ये एसी नाम का पूरा चैप्टर है, एसी नाम का पूरा चैप्टर है 12th में। एक और चैप्टर है, नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं समझ में आएगा बेटा अगर वेव्स चैप्टर नहीं आता होगा तो। एसएचएम और वेव्स नहीं आते होंगे तो एसी भूल जाओ, सब सर के ऊपर से निकलेगा। जिस बच्चे ने 11वीं के ये 2 चैप्टर नहीं पढ़े, पता नहीं, समझ नहीं आता लास्ट में क्यों दे रखे हैं, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया इसको लास्ट में क्यों दे रखा है। इसको ग्रेविटेशन के बाद दे देते ताकि थोड़ा सा बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़ता कि हाँ यार सेकंड बुक के पहले 2 चैप्टर हैं, बड़े काम के होंगे। यहां तक आते आते टाइम हो जाती है, पेट्रोल लीक हो चुका होता है, पूरा अंग शिथिल हो चुके होते हैं बच्चे के, दिमाग काम करना बंद कर चुका होता है। चल भाई हो गई जैसे जैसे 11वीं, चलो 12वीं में यार, चलो 12वीं पढ़ते हैं यार, फटाफट से 11वीं खत्म हो 12वीं स्टार्ट हो। ये फ्रस्ट्रेशन का लेवल हो जाता है 11वीं की फिजिक्स पढ़ करके बच्चे का। तो मैं इसलिए आपको तालियां बजवा रहा था, इसलिए आपको शाबाशी दे रहा था कि भाई आप यहां तक आए हैं तो आप स्पेशल हैं भाई, आप मेरी तरह ऑर्डिनरी नहीं हो। आई एम वेरी ऑर्डिनरी भाई, मैं बहुत ही मामूली हूं यार, तुम मामूली नहीं हो भाई, तुम बहुत खास हो, तू लल्लू लाल है तू बहुत खास है भाई, ठीक है ना। तू यहां तक आ गया और तू ये बातें सुन पा रहा है जो मैंने फील करी थी अपने 11th में। मैं फील से बोल रहा हूं ये बात पूरी कि बेटा अगर मेरे को ये 2 चैप्टर नहीं आते थे, एसएचएम और वेव्स पढ़े नहीं थे, मैंने आपको बताया एक एक क्लास में खत्म, मुझे 3 चैप्टर समझ में नहीं आए, एसी एम वेव्स और तीसरा वेव ऑप्टिक्स, तीसरा चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। कम से कम 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 4 से 5 मार्क्स की वेटेज रखता है, ये 3 मार्क्स की रखता है, और वेव ऑप्टिक्स कम से कम 5 से 6 मार्क्स की रखता है। बताओ 70 नंबर का पेपर होता है फिजिक्स का, उसमें से 6, 4, 10 और 3, मैं सबका छोटा छोटा लेके चल रहा हूं, 6, 4, 10 और 3, 13 नंबर तो चले गए ऐसे ही। 67 नंबर आए, 67 नंबर आए, 90 प्लस जा पाया क्या तू? नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। 90 टच कर जाए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरे 91 मार्क्स थे, 91 थे मेरे फिजिक्स में बोर्ड में। और आपको भी पता है कि मैंने 12th बोर्ड कैसे दिया था, 12वीं भी पढ़ता था, 11वीं भी पढ़ता था, 12th में ही 11वीं भी पढ़नी पड़ी थी मुझे, ये मैंने कई बार आपको ये बात बोली हुई है। ये एसएचएम और वेव्स के दोनों चैप्टर मैंने 12वीं में पढ़े थे, क्यों? ताकि इनको समझूं, फिजिक्स से प्यार कर सकूं। फिजिक्स मेरा प्यार है, फिजिक्स मेरा प्यार था, वो रहना ही चाहिए प्यार, मुझे उससे नफरत नहीं होनी चाहिए। मेरे मन में ये गिल्ट आता था कि यार मेरे को नफरत क्यों हो रही है सब्जेक्ट से, ये तो मेरा प्यार है, ये तो मुझे अच्छा लगता था, ये तो मुझे समझ में आता था। 9th में मैं सही सही ठीक ठाक करता था, 10 में मैं ठीक ठाक फिजिक्स पढ़ता था, ये 11th में आके अचानक से ऐसा क्या हो गया? तो गाइडेंस नहीं थी, कोई बताने वाला नहीं था, और हम में भी कुछ हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कोई हिम्मत देने वाला भी नहीं था कि भाई हाँ चलना आगे बढ़ना आगे, हाँ भाई हाँ चलना आगे बढ़ना, ऐसा कोई बोलने वाला ही नहीं था अपने को। तो 12th में आए तो भाई ये गिल्ट पैदा हुआ कि यार 11th के वो चैप्टर नहीं पढ़े थे जिनकी वजह से 12th के चैप्टर सफर कर रहे हैं।
ये बोर्ड की वेटेज लिखी है मैंने ये। क्या छोड़ सकते हो आप अब ये चैप्टर क्या? समझ में आया इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टू चैप्टर्स, एसएचएम और वेव्स? ये पूरे बेसिस है भाई, ये नहीं आते होंगे आपको समझ नहीं आएंगे। एक एक अक्षर नहीं समझ में आएगा आपको, एक अक्षर समझ के बता देना, नहीं आएंगे समझ में। मैं 12वीं पढ़ा रहा हूं ना इस टाइम पर, परिश्रम रिलोडेड के बैच में ले रहा हूं, मुझे पता है क्या चल रहा है। कमेंट में बच्चे लिख रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा, मुझे उनको कहना पड़ रहा है बेटा 11th क्लास का ऑसिलेशंस बेटा रिवाइज करके आना, बेटा 11th क्लास का वेव्स रिवाइज करके आना, फिर समझ में आएगा। अब मैं क्या करूं, ये थोड़ी ना पढ़ाने बैठूंगा उनको 12वीं में। कौन पढ़ाएगा तुमको? तुम परिश्रम बैच में पढ़ोगे या लक्ष्य बैच में पढ़ोगे, है ना? अगले साल लक्ष्य बैच ज्वाइन करोगे या परिश्रम बैच ज्वाइन करोगे आप 12th में, 12th के लिए, तो आपको लगता है कि आपको एसएचएम और वेव्स पढ़ाया जाएगा दोबारा? कोई नहीं पढ़ाएगा भाई। उसके बेसिस पर ये 3 चैप्टर नुकसान झेलते हैं, भयंकर नुकसान झेलते हैं, रटने पड़ते हैं। फिर ये चैप्टर रटोगे तो रट के फिर तो क्या ही मजा आ रहा है, फिर तो फिजिक्स पढ़ने का स्वाद ही खत्म हो गया अगर रट के ही काम करना पड़ रहा है तो। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो 12वीं क्लास के 3 चैप्टरों का बेसिस है। तो मजाक से हटके नीट के अंदर भी ना, अगर कोई नीट की तैयारी भी आप में से करता हो ना, इन एसएचएम और वेव्स ये दोनों चैप्टरों में से कम 5 से 6 सवाल आते हैं। एनडीए की तैयारी भी अगर कोई कर रहा हो ना, 1 से 2 सवाल पक्का मिलते हैं एनडीए में, इन टॉपिक्स में से, एसएचएम और वेव्स में से। एनडीए की भी तैयारी अगर आप कर रहे होगे तो जेई के अंदर भी 5 से 6 सवाल इन दोनों चैप्टरों के मिलाकर के मिलते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस मैं क्या बोलूं। और जो छोड़ करके जाते हैं ना कहीं बदकिस्मत है मेरी तरीके से। जैसे मेरी किस्मत में नहीं थे ना 11th में चैप्टर, ऐसे ही बेचारों की किस्मत खराब है जो यहां तक नहीं पहुंच पाए। बड़ी हार्श चीजें बोल रहा हूं मैं, बड़ी चुभने वाली चीजें बोल रहा हूं, शायद आपको वो फील ना हो, लेकिन कोई बच्चा घूम फिर कर कभी ये लेक्चर देखने के लिए आएगा ना तो उसको जरूर फील होगा कि काश मैंने ये 11th में ही पढ़ लिया होता। बड़ा बदकिस्मत होगा वो जो यहां तक पहुंच ना पाए। और आप बड़े किस्मत वाले हो जो मुझे सुन पा रहे हो इस टाइम पर, और आपको ये बातें बताई जा रही है 11वीं के अंदर बैठे बैठे। ठीक है जी, तो ये थी इंपॉर्टेंस इस चैप्टर की और ये है रिक्वायरमेंट इस चैप्टर की। तो भाई साहब जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर लीजिएगा, उसके बाद ही इस चैप्टर का रिवीजन चालू करना, नोट्स लिखने चालू करना, नहीं तो रटा रटाया हिसाब होगा। ठीक है ना, इसलिए ये आपको पढ़ लेना है, उसके बाद आपने इस चैप्टर को चालू करना है। ठीक, क्लियर हो गया, डन हो गया? चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, है ना। एक बार मैं चैट ऑन करके हालचाल पूछ लेता हूं, आपका हालचाल पूछ लेता हूं, मेरी बातें समझ में आ गई हैं? वी आर स्पेशल बट यू आर रेयर। हाँ हाँ, वो हूं मैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज हूं मैं, है वो स्पीशी जो एक्सटिंक्ट होने वाली कगार पे है। हाँ जी बेटा, चैट दिखाओ एक बार यार, चैट दिखाओ। 12th प्लस एनडीए का कोई ऐसा बैच नहीं है बेटा, शौर्य ही कहलाता है वो बैच, शौर्य ही कहलाता है वो बैच। ठीक है, डर लग रहा है? अरे डरने वाली क्या बात है। डरने वाली कोई बात नहीं, डर तो निकल जाएगा सारा, डर तो निकल जाएगा। सारा डर निकल जाएगा। आई एम क्राइंग, क्यों रो रही है बेटा, क्या हो गया? रोने वाली क्या बात है? हाँ, एंडेंजर्ड स्पीशीज हूं मैं, बिल्कुल। एक्सटिंक्ट, एक लिख रहा है एक्सटिंक्ट पर्सन हो सर आप तो, आप तो जा ही चुके हो। चलो ठीक है, ठीक है, पढ़ के आना फिर। ठीक है, आओ ये पढ़ के आना फिर। सही है, मैंने पढ़ लिया आप लोग के कमेंट्स। आओ स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन होता है बेटा टू एंड फ्रो मोशन या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन होना। कोई भी चीज अगर ऐसे ऑसिलेट कर रही है, ऐसे वाइब्रेट कर रही है, जो कि किसी मीन पॉइंट या मीन लाइन के अबाउट आगे पीछे मूव करना होता है। जैसे मैं अभी आपको टोपी सर पे लगा करके हिला के बता रहा था, ऐसे, है ना, ऐसे सर पे लगा के बता रहा था, देखो इसको देखना, इसको, है ना, ये ऐसे जा रहा था, है ना, ऐसे ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे, 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 इसको बोलते हैं ऑसिलेशन होना, बैक एंड फोर्थ मोशन होना या टू एंड फ्रो मोशन होना। जैसे आप झूला झूलते हो, सीसॉ, सीसॉ देखा आप सभी ने, है ना भाई? सीसॉ कैसा होता है? ऐसा झूला होता है वो, है ना, ऐसे चेन सी बंदी होती है, ऐसे चेन, है ना, ऐसे चेन सी बंदी होती है और वो ऐसे ऐसे आगे पीछे जाता है, ऐसे जाता है ना, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है ना। तो ये मीन लाइन के अबाउट इस तरीके का मोशन चल रहा होता है, ये मीन लाइन है ना,
ये कोई मीन लाइन है, इसको मीन लाइन बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? मीन लाइन। तो मीन लाइन के अबाउट इमेजिनरी लाइन होती है। ये मीन लाइन इमेजिनरी लाइन होती है। इस इमेजिनरी लाइन के आसपास ये मोशन चल रहा होता है, बैक एंड फोर्थ ये मोशन चल रहा होता है ना, और रिपीटेडली चलता है ये मोशन, रिपीटेडली टक 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 टक। इसको वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन का दूसरा नाम वाइब्रेशन भी है ना। और वाइब्रेशन तो आप अच्छे से समझते ही हो क्या होता है। वाइब्रेटरी, आपका फोन वाइब्रेट करता है, फोन की वाइब्रेशन समझते हो आप क्या होती है ना भाई। वाइब्रेशन का मतलब होता है आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऑसिलेट करना, ठीक है ना। तो इसको वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तो अभी हम एसएचएम नहीं पढ़ रहे, एसएचएम पढ़ेंगे। एसएचएम एक स्पेशल केस होता है, एसएचएम इज अ स्पेशल केस। अभी के लिए हम बस ऑसिलेटरी मोशन समझ रहे हैं क्या होता है। एक एग्जांपल और देता हूं। पेंडुलम आप सभी ने देखा है ना भाई। पेंडुलम, पेंडुलम के बारे में आप सभी जानते हैं। एक बॉब होता है, इसको बॉब बोलते हैं, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाइवट। जहां टिका होता है उसको पाइवट बोलते हैं, इसको स्ट्रिंग और इसको बॉब कहते हैं, है ना। ये बॉब क्या करता है? ऐसे ऐसे हिलता है आगे पीछे। ये भी मीन लाइन है ना भाई, ये भी मीन लाइन है। मीन लाइन के अबाउट कभी यहां जाएगा, है ना, फिर ऐसे 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 होता हुआ मीन लाइन के अबाउट यहां जाएगा, फिर ऐसे 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 होता हुआ यहां जाएगा, फिर ऐसे ऐसे होता हुआ यहां जाएगा, फिर 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 यहां जाएगा। ये मीन लाइन है, ये मीन लाइन है। इसको एक्सट्रीम कहते हैं, पता है, पता ही होगा, बचपन की बातें हैं वैसे ये, है ना। इसको भी एक्सट्रीम कहते हैं, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, ठीक है ना। दो एक्सट्रीम होते हैं, एक मीन होता है, हमेशा ध्यान रखना। कोई भी ऑसिलेटरी मोशन हो रहा होगा, एक मीन होगा और दो एक्सट्रीम होंगे। इस वाले को पॉजिटिव एक्सट्रीम कह सकते हो, इस वाले को नेगेटिव एक्सट्रीम। अभी सब बता दूंगा मैं, अभी धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो एक सीसॉ देखा आपने, इसको क्या बोलते हैं? सीसॉ, सीसॉ, है ना। ये क्या है? ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है ना। और ऐसे ही एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी देखो आप, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम क्या होता है? देखो, जैसे मान लो आपने दीवार से एक स्प्रिंग बांध दिया और उसके साथ में एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिया। स्प्रिंग बांध के क्या कर दिया? एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब ये मीन लाइन बना लो यहां पे, नेचुरल लेंथ पे। नेचुरल लेंथ याद है स्प्रिंग की? स्प्रिंग वाले केस में नेचुरल लेंथ याद है क्या होती है? कि भाई आपने ना स्प्रिंग को दबा रखा है ना खोल रखा है, बस ऐसे ही रखा और छोड़ दिया। जैसा मैन्युफैक्चरर से आया था वैसे ही आपने खोल के छोड़ दिया उसको, ना तो दबाया ना तो खींचा, बस ऐसे ही खोल के छोड़ दिया इसको, है ना। तो इसको बोलते हैं नेचुरल लेंथ पर होना, और इसको बोलेंगे तब मीन लाइन। तभी ये क्या होगी? मीन लाइन होगी, है ना। और उसके बाद आप क्या करो? आप इसको दबाओ और छोड़ दो, आप इसको दबाओ और दबा के छोड़ दो। तो उसके बाद ये क्या करेगा? ये ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा। ये स्प्रिंग दबेगा, ये दबेगा, मास यहां आ जाएगा, है ना। और फिर ये स्प्रिंग खुलेगा और मास यहां आ जाएगा। ये ब्लॉक जो है, एम मास का जो ब्लॉक है, ये इधर 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 क्या करता रहेगा? ऑसिलेट करता रहेगा। समझ गए ना। आपने इस चैप्टर के अंदर दो ही जगह पर ऑसिलेशन पढ़नी है, मोटी 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 दो जगह पर आपने ऑसिलेशन पढ़नी है। कहां? एक तो स्प्रिंग ब्लॉक, इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे, और बाद में कई चैप्टर के बीच में पेंडुलम पर चर्चा होगी। बस ये दो जगह पर आपने एसएचएम को ढंग से पढ़ना है, ऑसिलेटरी मोशन को ढंग से पढ़ना है। एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर, इस पर अभी से चर्चा चालू कर देंगे, अभी से ही चर्चा चालू हो जाएगी, और कई चैप्टर के बीच में जब हम पहुंचेंगे तो हम पेंडुलम के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। मिड ऑफ द चैप्टर में पेंडुलम पर चर्चा चालू होगी। समझ गए? तो इस चैप्टर में कुछ यही सब देखने को मिलेगा कि भाई कैसे वाइब्रेशन होती है, ऐसे 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 बैक एंड फोर्थ मोशन को वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, चलो आ ही गया वैसे, वो इस पे ही है, स्लाइड पे ही है। एक मोशन होता है जिसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है जो रिपीट होता रहता है, एक समय के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद फिर से दोहरा जाए, फिर एक टाइम पीरियड के बाद फिर से दोहरा जाए, फिर एक टाइम पीरियड के बाद फिर से। जैसे मेरी क्लास कैसे लगती है भाई? हफ्ते में 4 बार लगती है, फिर हफ्ता पूरा हो जाता है, फिर हफ्ते में फिर 4 बार लगती है, फिर एक हफ्ता पूरा होता है, फिर हफ्ते में फिर 4 बार लगती है, फिर हफ्ता पूरा होता है। समझ रहे हो ना। तो ये क्या है? ये एक पीरियोडिक मोशन है। मेरा आपसे मिलना, मेरी आपके साथ क्लास होना, मेरा आपको कुछ सिखाना, मेरा आपसे कुछ, आपका मुझसे कुछ सीखना, ये एक पीरियोडिक प्रक्रिया है ना। ऐसे ही चांद का धरती के अराउंड घूमना, है ना, चांद का, मून का,
अर्थ के अराउंड मोशन करना, है ना, मून का अर्थ के अराउंड मोशन करना, यह भी क्या है, यह भी क्या है, यह भी एक पीरियोडिक प्रक्रिया है कि भाई 28 दिनों के बाद मून वापस वहीं आ जाएगा एक चक्कर मार के, फिर 28 दिनों के बाद फिर वापस आ जाएगा, फिर 28 दिनों के बाद फिर वापस, ऐसे ही होता है। अच्छा, धरती भी एक साल में सूरज का चक्कर लगाती है, अगले साल फिर वहीं पहुंच जाएगी, अगले साल फिर वहीं पहुंच जाएगी, अगले साल फिर, तो इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। लिखा हुआ देखो, द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वही काम दोबारा हो जाना पीरियोडिक मोशन कहलाता है। ठीक है ना। ऐसी फैन, पंखा घूम रहा है, बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है पंखा घूमना, पंखा घूमना, है ना, एक पंखा घूम रहा है भाई, पंखे का मान लो ये वाला ब्लेड नंबर 1 है, पंखे का ये है ब्लेड नंबर 1, अब ये घूमेगा, घूम करके वापस ब्लेड 1, फिर घूम के वापस ब्लेड 1, फिर घूम के वापस वही पोजीशन, घूम के वापस वही पोजीशन। क्या ये एक पीरियोडिक मोशन है कि नहीं है? हाँ है, बिल्कुल है। अच्छा, एक पेंडुलम के बारे में क्या कहना है आपका? एक पेंडुलम के बारे में क्या कहना है बेटा? ये एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम है ना भाई। ये यहां से चालू करता है, दिस इज द मीन लाइन, ये मीन लाइन है, यहां से चालू करता है, इधर जाता है, इधर जाता है एक्सट्रीम पर, पॉजिटिव एक्सट्रीम बोल लेते हैं इसको, फिर इधर जाता है, इसको नेगेटिव एक्सट्रीम बोल लेते हैं, फिर इधर जाता है मीन एक्सट्रीम, मीन एक्सट्रीम, मीन एक्सट्रीम। तो एक ही मोशन तो रिपीट करे जा रहा है कि नहीं करे जा रहा? करे जा रहा है। तो मुझे बताओ, क्या यह भी एक पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल नहीं है? क्या है? ये भी है, ये भी तो अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। ये भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट कर रहा है, ये भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो क्या ये सभी के सभी मोशन पीरियोडिक मोशन है कि नहीं? बिल्कुल है। चलिए, अब आप मुझे बताइए, हां या ना में बताना, हां या ना में बताना, आर ऑल ऑसिलेटरी मोशंस पीरियोडिक? यस और नो? और दूसरा सवाल है, आर ऑल पीरियोडिक मोशंस ऑसिलेटरी? तो दो क्वेश्चन है मेरे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। मुझे आपसे जवाब चाहिए, मैं चैट ऑन करूंगा, और मुझे आपसे जवाब चाहिए। पहले तो पहले वाले का जवाब देना, फर्स्ट वाले का जवाब तैयार रखना, फिर सेकंड वाले का जवाब मैं आपसे जब मांगूंगा तब देना। ठीक है ना। मैं चैट ऑन कर रहा हूं, मैं चैट ऑन कर रहा हूं। जवाब तैयार रखो और बताओ, जवाब तैयार रखो और बताओ बेटा जी। क्या सबके सब ऑसिलेटरी मोशन, क्या सबके सब ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं? हां या ना? क्या सारे के सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हैं? द आंसर इज यस, बिल्कुल है। सबके सब रिपीट ही तो कर रहे हैं, सबके सब खुद को रिपीट ही तो कर रहे हैं। एक पेंडुलम हो गया, एक पेंडुलम हो गया, उसमें भी तो मीन लाइन के अबाउट यहां जा रहा है, फिर यहां जा रहा है, फिर यहां जा रहा है, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। क्या ये रिपीट नहीं कर रहा है कुछ टाइम के बाद? क्या कर रहा है? कर रहा है। पीरियोडिक है, पीरियोडिक है, बिल्कुल पीरियोडिक है। सारे के सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं। यस आंसर है इसका, यस, इसका आंसर है यस। अब उल्टा पढ़ो जरा, अब उल्टा पढ़ो। क्या सारे के सारे पीरियोडिक मोशन भी ऑसिलेटरी होते हैं क्या? हां या ना? क्या सारे के सारे, क्या सारे के सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होते हैं क्या? हां की ना? हां की ना बेटा? क्या सारे के सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होते हैं क्या? द आंसर इज नो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक, आंसर इज नो। भाई साहब, अगर चांद, अगर चांद धरती के अराउंड घूम रहा है,
धरती के राउंड घूम रहा है तो क्या ऐसे घूम रहा है क्या कि एक मीन लाइन ड्रॉ करता है ना, और मीन लाइन के अबाउट ऐसे चलता है, देखो ऐसे 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 जाता है क्या मून? ऐसे ऐसे करता रहता है क्या मून? हैं ऐसे ऐसे करता है क्या मून? या ऐसे करता है, या ऐसे करता है? बता बता बता। ऐसे जाता ना, गो अराउंड जाता है, फिर अराउंड, फिर अराउंड, फिर अराउंड, फिर घूमता है, फिर घूमता है, फिर घूमता है, यहां ऐसे करता है, या ऐसे करता है? बताओ, ये ऐसे गया, 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 ऐसे नहीं ना? समझ में आया फर्क क्या है दोनों में? भाई यस, सारे के सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं, लेकिन सारे के सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होते, नहीं होते, सारे के सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होते। ठीक है जी, समझ जाना बात को, समझ जाना बात को। अच्छा एक बात बताओ, इसी में एक वेरिएशन और लेके आता हूं, साइड में एक नोट का पॉइंट बना के, मैं इसमें एक वेरिएशन और लेके आता हूं साइड में नोट का पॉइंट बना के। मुझे एक बात बताओ, अगर एक इफ अ पेंडुलम is oscillating in the presence of air, एयर भी है, अच्छा एयर है तो एयर फ्रिक्शन भी होगी, जरा ध्यान रखना, है ना? एयर होगी तो एयर फ्रिक्शन भी होगी बेटा, एयर होगी तो एयर फ्रिक्शन भी होगी, है ना? एयर है तो एयर फ्रिक्शन भी है। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, तब जो पेंडुलम चलेगा ऑसिलेशन तो करेगा, पेंडुलम कर तो ऑसिलेट ही रहा होगा, है ना भाई? भाई ये मीन लाइन है, इस मीन लाइन के अबाउट यहां जा रहा है, फिर यहां जा रहा है, फिर यहां जा रहा है, फिर यहां जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे डेड होता जा रहा है, धीरे धीरे डेड 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 डेड, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? तो क्या ये पीरियोडिक मोशन है क्या? क्या ये पीरियोडिक कहलाएगा क्या? मुझे हां या ना में जवाब देना। मैं फिर से समझाऊं कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर हवा मान ले, वैसे तो यहां पे हम हवा नहीं मानते हैं, जनरली हम यहां पर हवा कंसीडर नहीं करते हैं, जब भी पेंडुलम का मोशन देखेंगे या स्प्रिंग ब्लॉक मोशन देखेंगे ना, तो फ्रिक्शन को जीरो मान के काम करते हैं। फ्रिक्शन मान ली तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, तो फ्रिक्शन नहीं मानना, ठीक है ना? फ्रिक्शन मान के काम नहीं करते। तो मान तो पहले ये रहते कि एयर फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन सपोज करो कि मैंने बोल दिया कि एयर फ्रिक्शन है, तो एयर फ्रिक्शन है तो तब ये क्या पीरियोडिक होगा? तब क्या ये पीरियोडिक होगा? मैं चैट ऑन करता हूं, आप अपने आंसर तैयार रखना। हो क्या रहा है? जब एयर फ्रिक्शन होगी तो क्या होगा कि पेंडुलम ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, लेकिन उतना नहीं जा पाएगा क्योंकि हवा है, तो फिर यहां पर फिर उतना नहीं जा पाएगा, यहां पर फिर उतना नहीं जा पाएगा, यहां पर फिर कम जाएगा, यहां पे 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 फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। समझ में आया क्या होगा या नहीं? समझ में आया क्या होगा या नहीं आया ना? मुझे बताओ, क्या ये ऑसिलेटरी नहीं है क्या? इसको ऑसिलेशन ही तो बोलेंगे यार, चाहे मरी हुई ऑसिलेशन है, लेकिन है तो, अरे मरी हुई ऑसिलेशन है, मर रही है ऑसिलेशन भाई, जाने वाली आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है, निकलने वाली है, भगवान को प्यारी होने वाली है तो ऑसिलेशन ही। पर क्या ये पीरियोडिक मोशन है? एयर फ्रिक्शन के प्रेजेंस में इसको पीरियोडिक मोशन कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? पीरियोडिक मोशन कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हां कहना चाहिए। अच्छा क्यों नहीं कहना चाहिए? लेकिन नो वाले ज्यादा हैं, नो वाले ज्यादा है। क्यों? क्यों पीरियोडिक मोशन क्यों नहीं है? अब ये क्यों नहीं है पीरियोडिक मोशन? क्यों नहीं है पीरियोडिक मोशन? जवाब दो। सेम टाइम पे नहीं आ रहा। क्या बात है लड़के, शाबाश, छा गया गुरु, छा गया गुरु। सही कह रहा है, सही जवाब है बेटा, सही जवाब है तेरा। ये पीरियोडिक नहीं है, ये पीरियोडिक नहीं है,
लेकिन ऑसिलेटरी तो है, ऑसिलेटरी तो है, पीरियोडिक नहीं है। क्यों नहीं है पता है? क्यों नहीं है पता है? ये पीरियोडिक क्योंकि ये बार बार वैसा नहीं कर रहा। पीरियोडिक उसको कहते हैं जो बार बार वैसा ही करे, बार बार वैसा करना इज कॉल्ड पीरियोडिक। मैं लिख देता हूं यहां पर, पीरियोडिक का मतलब बार बार वैसा ही करना, बार बार वैसा ही, बार बार वैसा ही। जैसे पंखा जैसा घूम के आया हर बार वैसा ही घूम रहा है, हर चक्कर वैसा ही है, फिर हर चक्कर वैसा ही है, फिर हर चक्कर वैसा ही है, फिर हर चक्कर वैसा ही है। मून मून मून, हर चक्कर वैसा ही है, फिर हर चक्कर वैसा ही है, फिर हर चक्कर वैसा ही है, फिर हर चक्कर वैसा ही है। एक पीरियोडिक मोशन है। अगर हम एयर ना माने, एयर रेजिस्टेंस ना माने, तो पेंडुलम भी वैसा ही है, वैसा ही है, वैसा ही है, वैसा ही है। सेम टाइम इंटरवल, सेम डिस्प्लेसमेंट, सारी कहानी वैसी की वैसी ही है। वही एनर्जी चल रही है, वही एनर्जी से घूम रहा है ना। लेकिन यहां पर तो एनर्जी डिकेइंग है, यहां पर तो मरती हुई एनर्जी है। दिख रही है कि नहीं दिख रही भाई? फील आ गई है? फील आ गई है? तीनों चीजें एक ही पेज पे लिख दी है, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। हर एक चीज मैंने एक ही पेज पर लिख दी है। अगर समझ में आ गई तो फायर इमोजी लगा दे, समझ में आ गई तो फायर इमोजी लगा दे भाई। सारे के सारे ऑसिलेटरी पीरियोडिक होते हैं, यस होते हैं बिल्कुल। एयर फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करी जाती, लेकिन अगर करी जाए तो पीरियोडिक नहीं होंगे, करी जाए तो पीरियोडिक नहीं होंगे, ठीक है। और सारे के सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी हो ऐसा कतई जरूरी नहीं है, ऐसा कतई जरूरी नहीं है, क्योंकि मून थोड़ी ना ऐसे 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 घूमता है, मून थोड़ी ना ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के ऑसिलेशन को पता क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं डैम्प्ड, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। जहां ऑसिलेशन मर रहे हो, जहां ऑसिलेशंस की जान निकल रही हो, जहां ऑसिलेशंस अपना दम तोड़ने वाली हो, जहां ऑसिलेशंस की मृत्यु निश्चित हो, ऐसी ऑसिलेशंस कहलाती है डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ठीक है ना। कि भाई ये देखो, ये मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ देखो, ऐसे करा और छोड़ दिया, मृत्यु निश्चित है। समझ गए ना? हाथ रुक गया ना, ये है डैम्प्ड ऑसिलेशंस, समझ गए ना। और ये एनर्जी प्रोवाइड कर रखी है मैंने, इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रखी है, मैं जान लगा रहा हूं। ये नहीं कि हिला के छोड़ दिया मैंने, जान लगा रहा हूं मैं, अंदर से जान लग रही है ना। तो ये नॉर्मल ऑसिलेशंस हो गए। क्या समझ में आ गया? बढ़िया बढ़िया, आओ आगे बढ़े, आओ आगे बढ़े। अब बात आती है एसएचएम की। अब हम डिफाइन करते हैं एसएचएम क्या है। ऑसिलेटरी मोशन खत्म, मतलब ये ऑसिलेटरी मोशन का ही पार्ट है वैसे, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन की आइडियल बातें जो थी वो खत्म हो गई है। अब हम स्पेशल बातें करेंगे एसएचएम की। देखो एसएचएम और कुछ नहीं, एक ऑसिलेटरी मोशन ही होता है, पर कभी मरता नहीं है। सर ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि कभी ना मरे, कभी तो मरेगा, कभी तो एनर्जी वेस्ट होगी। हाँ भाई एनर्जी वेस्ट होगी तो सही, लेकिन मानते नहीं है, मानते नहीं है। यानी एक आइडियल केस ऑफ ऑसिलेशन है ये। एसएचएम इज नथिंग बट, एसएचएम इज नथिंग बट एन आइडियल केस ऑफ ऑसिलेशन, आइडियल केस ऑफ ऑसिलेशन। यानी भाई ऑसिलेशन को मारने वाला कोई नहीं है तो वो एसएचएम होगी, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। फुल फॉर्म क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब यह है कि ऑसिलेशन मरेगी नहीं, ऑसिलेशन डैंप नहीं होगी, जैसी चल रही है चलती रहेगी। ये एसएचएम है। 1 साल बाद आ जाओ तो भी ऐसा ही है, एसएचएम है। 2 साल बाद आ जाओ, एसएचएम है ये। 10 साल बाद आ जाओ, एसएचएम है ये। तुम अगला जन्म लेके आ जाओ, एसएचएम है ये। समझ गए ना? इसको एसएचएम बोलते हैं, समझ गए? तो ये आइडियल केस ऑफ ऑसिलेशन है। और एसएचएम की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, अब हम इसको समझने वाले हैं। तो इसलिए अपने आंख नाक कान खुले रखना। अगर तुम बायो वाले हो तो, और तुम मैथ वाले हो तो, और तुम्हारी मैथ अच्छी नहीं है तो बेटा ज्यादा ही आंख नाक कान खुले रखने हैं आपको, क्योंकि तुम्हारे पास तो बायो भी नहीं है, ठीक है जी। और जिनकी मैथ अच्छी है उनको बात थोड़ी सी तेज समझ में आएगी, और बेसिक मैथ अगर रिवाइज्ड होगा तो सबको बात अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए बेसिक मैथ रिवाइज करके आना। टेक्निकल बातें थोड़ी सी ज्यादा हैं इन चैप्टरों में। ये जाते जाते 2 चैप्टर जो है ना, ये चुभा के जाते हैं बिल्कुल।
ये मैथ की सुई जो है ना वो चुभा के जाएंगे ऐसे, समझ गए ना, क्योंकि खूब मैथमेटिक्स है दोनों चैप्टरों में, इसलिए टेक्निकल चीजें हैं, ध्यान से आराम से समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सुनिएगा। आओ डेफिनेशन देखो एसएचएम की क्या है। कह रहा द मोशन इन विच द एक्सेलरेशन या फोर्स, आपको पता है मां बेटी एक ही है, ये फोर्स की बेटी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की मम्मी फोर्स, तो फोर्स लिखें एक्सेलरेशन लिखे कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना, मैं इस चैप्टर के अंदर कहीं पर फोर्स लिख रहा हूंगा, कहीं पर एक्सेलरेशन लिख रहा हूंगा, कोई घबराहट तो नहीं होगी आपको, कोई आपत्ति तो नहीं होगी आपको, है ना भाई, कोई डॉक्टर के दिखाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी आपको कि भाई उस दिन तो फोर्स लिखा था आज एक्सेलरेशन लिख दिया। अरे एक ही बात है भाई, मां आई तो बेटी आई, बात एक ही है। ठीक है ना, तो दोबारा सुनो, फ्लो तोड़ देते हो यार, दोबारा सुनो। द मोशन इन विच एक्सेलरेशन या फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, वाइब्रेटिंग पार्टिकल की बात हो रही है ये, तो वाइब्रेटिंग पार्टिकल पर जो फोर्स या एक्सेलरेशन लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए किसके, डिस्प्लेसमेंट के। कौन सी डिस्प्लेसमेंट, फोर्स या एक्सेलरेशन जो लग रही है पार्टिकल पे वाइब्रेशन में, एसएचएम करवाते हुए जो फोर्स लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है मीन लाइन से होने वाली डिस्प्लेसमेंट, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। इमेजिन करिए मीन लाइन है, इमेजिन करिए जो मेरी नाक के आगे से निकल रही है मीन लाइन है, इससे ऑब्जेक्ट जितना यहां होगा उतनी ही ज्यादा फोर्स इसको वापस खींच के लाएगी, जितना यहां होगा उतनी ही ज्यादा फोर्स खींच के इसको वापस यहां लाएगी। फील भी करेंगे, सबर रखो, फील भी करेंगे। टेक्निकल पॉइंट समझ में आया क्या है, कोई भी एसएचएम तभी एसएचएम कहलाता है जब एक्सेलरेशन या फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। सुन लीजिए भाई, कंडीशन फॉर एसएचएम क्या है, कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। जो एक्सेलरेशन है यानी ए, इसको एफ फोर्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए एक्स के, डिस्प्लेसमेंट को एक्स से लिखते हैं क्योंकि पोजीशन है ना, बेसिकली मीन से पोजीशन कितनी है तो इसको एक्स से लिख लिया जाता है। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन लगेगी। लेकिन यहां पर अभी एक कमी है, इस इक्वेशन में अभी एक कमी है। कमी क्या है पता है, कमी है एक माइनस साइन की। अब कंप्लीट है बिल्कुल ये, अब ये बिल्कुल कंप्लीट है। कंडीशन फॉर एसएचएम यही है भाई, दिस इज द कंडीशन फॉर एसएचएम, दिस इज द कंडीशन फॉर एसएचएम के एक्सेलरेशन जो होगी, एक्सेलरेशन जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट के, नेगेटिव के। मैं इसका मीनिंग आपको समझाता हूं क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये नेगेटिव भी समझाऊंगा, फिर मैं आपको ये एक्स के कैसे प्रोपोर्शनल है ये भी समझाऊंगा। मेरे साथ बने रहिए, और 5 मिनट के अंदर आपको डेफिनेशन समझ में आने वाली है एसएचएम की, और 5 मिनट तक मेरे साथ बने रहिए। सुनिए, हम यहां पर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लेके बात करेंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग जो करनी है वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से ही करनी है। पेंडुलम की बातें हम लोग कहीं बीच में कर लेंगे, जब आपका पक्का हो चुका होगा बिल्कुल, एसएचएम की चीजें आपको पक्के से आती होंगी ना, फिर हम पेंडुलम को लेके आएंगे, क्योंकि पेंडुलम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम थोड़ा सा आसान है, क्योंकि स्प्रिंग के बारे में बच्चे ने पहले भी पढ़ा होता है। वर्क पावर एनर्जी में स्प्रिंग फोर्स पढ़ी थी हमने, तो आपको वो थोड़ा थोड़ा याद होगा, है ना। तो आओ एक बार जरा हम बात कर लेते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की। देखिए भाई, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कैसा होता है भाई, एक दीवार होती है, दीवार के साथ हमने स्प्रिंग अटैच कर रखा होता है, और साथ में एक ब्लॉक ऑफ मास m कनेक्टेड होता है ना। एक मीन लाइन बना रखी होती है हमने ऐसी, है ना भाई, एक मीन लाइन बना रखी होती है हमने, ठीक है, ये बिल्कुल मीन लाइन है बीचों बीच, और ये अभी नेचुरल लेंथ पर है, नेचुरल लेंथ पर है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, x 0 है ना, इस पोजीशन पर x 0 है, हम बोलेंगे ये नेचुरल लेंथ है, हम बोलेंगे ये क्या है, नेचुरल लेंथ है। ठीक है, आप एक बात बताओ, अगर कोई x भी नहीं है तो क्या अभी फिलहाल इस मास पर कोई फोर्स होगी, एनी फोर्स, कोई भी आपको लग रही हो कि स्प्रिंग लगा रहा है इस पर फोर्स, या हम लगा रहे हैं इस पर फोर्स, क्या कोई ऐसी फोर्स अभी फिलहाल होगी, क्या नहीं होगी। मीन पोजीशन पर कोई फोर्स नहीं होती है। ये मीन लाइन है ना, बोलो यार ये मीन लाइन है कि नहीं है, हां सर ये मीन लाइन है,
ये मीन है, तो मीन पर फोर्स नहीं होगी। एक्स 0 है तो फोर्स भी क्या होगी, 0 होगी, और एक्सेलरेशन भी 0 ही होगी। भाई मां नहीं है तो बेटी भी नहीं है, सीधी बात। यहां देखो ना आप, अगर एक्स नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। आपने अगर डिस्प्लेस भी नहीं करवाया तो कोई फोर्स भी स्प्रिंग नहीं लगाएगा। स्प्रिंग बोलेगा भाई जब तक मुझे नहीं छेड़ा मैं क्यों छिड़ूं, मैं क्यों फोर्स लगाऊं, जब तक मुझ पे आप मुझे दबाओगे नहीं या मुझे खींचोगे नहीं, मुझे क्या समस्या है, मुझे कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हुआ, अब हमने इसको दबाया, दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं इसको। आइए कंप्रेस करें, कंप्रेस करके आपने स्प्रिंग ऐसे भींच दिया, पकड़ के ऐसे दबा दिया, है ना। ये मास यहां आ गया, ये एम मास यहां आ गया, ठीक है। कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं। अब आप एक बात बताओ, अगर ये अंदर दबा दिया है और दबा के इमेजिन करो आपने छोड़ दिया है, छोड़ते ही क्या ये बाहर नहीं जाएगा क्या? आराम से सोच लल्लू लाल और मुझे बता, अगर मैंने इसको दबाया और दबा के छोड़ दिया, क्या ये बाहर नहीं जाएगा क्या? जाएगा सर। और जब ये बाहर जाएगा, जब ये बाहर जाएगा तो इस मीन लाइन को क्रॉस कर देगा, है ना, क्योंकि इसमें इनर्शिया आ चुका होगा भाई। इनर्शिया मतलब इसमें एक, ऐसा समझो एक मोशन आ गया है, एक मोशन आ गया कि नहीं भाई मुझे तो मोशन में रहना है ना। छोड़ते इसके पास एक एनर्जी आ जाएगी, बोलेगा ना जी मैं तो मोशन में रहूंगा, है ना, तो मोशन में रह के बाहर को निकल जाएगा, है ना। तो ये बाहर को निकल गया, है ना, ये क्रॉस करता हुआ ऐसे बाहर को निकल जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा, बेसिकली यहां आ जाएगा। ये क्या कहते हो, हां या ना? कोई फ्रिक्शन व्रिक्शन मत समझना, ठीक है ना, कोई फ्रिक्शन मत समझना, कोई मास मत समझना, मास की भी कोई वैल्यू मत समझना कि भाई ग्रेविटी लगेगी नीचे गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। इसको बस सीधा सीधा वाइब्रेट करवा रहे और कुछ नहीं, ठीक है। मैं आपसे फिर से पूछता हूं, आपने इसको दबाया था? हां दबाया था। दबाते हुए भाई ध्यान से सुनियो, दबाते हुए डिस्प्लेसमेंट किस तरफ करवाई थी? सर हमने डिस्प्लेसमेंट ना नेगेटिव साइड पर करवाई थी, नेगेटिव साइड पर, यानी -x में इसको डिस्प्लेस करवाया था। मैं गलत तो नहीं कह रहा? क्या ऐसा ही किया था कि नहीं किया था? हमने इस मास को पकड़ के दबाया तो -x की तरफ क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, कुछ ऐसा ही किया है, सही है। इलोंगेटेड फेज में क्या हुआ है, नीचे वाला फेज भी एक बार देख लेते, साथ साथ पढ़ लेते दोनों को, सभी समझ में आ जाएंगे। एक बार नीचे वाले फेज को देख, नीचे वाले फेज में क्या हुआ है, यह बाहर की तरफ गया है, यह बाहर की तरफ गया है, यानी +x में डिस्प्लेसमेंट हुई है, हां या ना बोल, हां या ना बोल बेटा। यहां -x की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुई है और यहां +x की तरफ हुई है, बिल्कुल सही। आप एक बार बताओ, जो स्प्रिंग फोर्स काम कर रही होगी, क्योंकि जब मैंने इसको दबाया है और दबा के छोड़ा है, यह बाहर कैसे आया, खुद ही आ गया क्या? नहीं, इस पर स्प्रिंग फोर्स लगी है, हां या ना। और स्प्रिंग फोर्स कहां लगी होगी, ऐसे बाहर की तरफ, बाहर की तरफ ऐसे लगी होगी स्प्रिंग फोर्स। इस पे स्प्रिंग ने बोला होगा भाई मुझे मत दबाओ, मैं धक्का दे दूंगा, मुझे मत दबाइयो, धक्का दे दूंगा तेरे को, ऐसे बोला स्प्रिंग ने, है ना। तो आपने जब इसको अंदर दबाया, स्प्रिंग फोर्स बोली मैं बाहर लगूंगी, और जब ये बाहर निकल गया, स्प्रिंग कह रहा है भाई कहां जा रहा है, अंदर आ जा भाई, अंदर आ जा, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है। मुझे बताओ क्या ये उल्टी नहीं लग रही क्या हमेशा? क्या ये स्प्रिंग फोर्स हमेशा उल्टी नहीं लग रही क्या? हमेशा ऑपोजिट लग रही है। आप एक्स अंदर कर रहे हो, स्प्रिंग फोर्स बाहर लग रही है। आप डिस्प्लेसमेंट बाहर कर रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव यानी अंदर की तरफ लग रही है। तो एक बात बताओ, स्प्रिंग फोर्स आई मतलब एक्सेलरेशन भी आई? अरे स्प्रिंग फोर्स आई तो एक्सेलरेशन भी तो आई ना। स्प्रिंग फोर्स लिखूं या एक्सेलरेशन लिखूं, है ना, और लिख देता हूं, और स्प्रिंग फोर्स लिखूं या एक्सेलरेशन लिखूं, मुझे बताओ क्या दोनों ऑपोजिट नहीं है क्या? आप दोनों केस देख लो आराम से, सबर से देखो। अगर x इधर है तो फोर्स इधर है, अगर x इधर है तो फोर्स इधर है। क्या ये दोनों 180 डिग्री घूमे हुए नहीं है क्या? दोनों ही केस में, दोनों ही केस में 180 डिग्री घूमे हुए नहीं है क्या? आप खुद देखो ना, मैंने अंदर दबाया तो फोर्स कह रही है बाहर लगूंगी, मैं कहा ठीक है भाई। मैंने बाहर खींचा, फोर्स कह रही है अंदर लगूंगी, मैं कहा वो भी ठीक है भाई। तो फोर्स तो हमेशा मीन की तरफ ही लग रही है। चेक कर लो, चेक कर लो, क्या ये फोर्स इसको मीन पर नहीं पुश करना चाहती क्या? हां। क्या ये फोर्स मीन की तरफ पुल नहीं करना चाहती क्या? हां। तो यही तो लिखा हुआ है, देख ऊपर यही लिखा हुआ है, कह रहा है, ये देखो पूरी डेफिनेशन पढ़ लो एक बार, पूरी डेफिनेशन पढ़ लो। कह रहा है मोशन इन विच एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, ये लाइन पढ़ एक बार जरा, ये लाइन पढ़,
ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मतलब हमेशा ये फोर्स या ये एक्सेलरेशन मीन पर ले जाने वाली है। इधर से भी मीन की तरफ धक्का देगी, इधर से भी मीन की तरफ ही लाना चाहेगी। दिख रहा है ये होता हुआ? बिल्कुल भाई। और ये बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट नहीं है क्या? हां है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऐसी तो डिस्प्लेसमेंट ऐसी, और एक्सेलरेशन ऐसी तो डिस्प्लेसमेंट ऐसी, यानी माइनस का साइन तो आएगा ना, इसलिए माइनस का साइन आया है। समझ गए? ये माइनस का साइन क्यों आया है भाई? ऑपोजिट है, ऑपोजिट टू ईच अदर। कौन कौन? कौन कौन? एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, है ना? एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ऑपोजिट टू ईच अदर है। अच्छा, अब बात करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे बोल दिया। इक्वल बोल देते, कुछ और बोल देते। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे बोल दिया इसको? स्क्वायर टर्म्स में बोल देते, रूट बोल देते, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल देते। डायरेक्टली कैसे बोल दिया? आप एक बार बताओ, बहुत छोटी सी बात है। आप स्प्रिंग को जितना दबाओगे और हटाओगे, क्या उतना ही ज्यादा स्प्रिंग में टेंडेंसी नहीं होगी कि इसको भेजू मीन की तरफ, पटक के मारू मीन की तरफ, है ना? भाई मान लो ये मेरे हाथ में स्प्रिंग है, इमेजिन करना स्प्रिंग है, मैंने इसको बहुत हल्का सा दबाया, देख 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 यहां देख, हल्का सा दबाया और छोड़ दिया, स्प्रिंग ढीला पड़ करके वापस आएगा। आएगा तो सही वापस, लेकिन बहुत कम फोर्स लगा के वापस आएगा। लेकिन अगर मैंने स्प्रिंग को पूरा अंदर दबा दिया और फिर हटाया तो झटक के बाहर आएगा। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? है ना? अच्छा, इमेजिन कर अगर स्प्रिंग को खींचता हूं, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है। इमेजिन कर मेरे हाथ में स्प्रिंग है और ये एक नेचुरल लेंथ पर है, मैंने इसको हल्का सा खींचा और छोड़ दिया, धीमा धीमा अंदर जाएगा, धीरे धीरे अंदर जाएगा, है ना? और सोच मैंने इसको फोर्स लगा करके ज्यादा डिस्प्लेस करवा दिया, है ना, और फिर छोड़ा, ऐसे झटक के वापस आएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली, यानी फोर्स या फोर्स बोले या एक ही बात है भाई, है ना? फोर्स बोले या एक्सेलरेशन बोले बात एक ही है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि फोर्स ही प्रोपोर्शनल है किसके? माइनस एक्स के। ये दोनों एसएचएम की कंडीशन है और ये एक ही बात है। फोर्स लिखना, एक्सेलरेशन लिखना एक ही बात है। क्या मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? है ना? और आपको स्प्रिंग फोर्स मैंने पढ़ाई भी हुई है। स्प्रिंग फोर्स होती है माइनस के एक्स। याद करो, याद कर लो, याद कर लो, यादों की बारात है, यादों की बारात है, याद कर लो, यादों की बारात है, याद कर लो। मैंने आपको पढ़ाया भी है, वाई के बी, यादों की बारात। स्प्रिंग फोर्स जो होती है वो माइनस के एक्स होती है। के तो कांस्टेंट ही है, हाँ है ना? बोल यार, के तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है कि नहीं होता? तो ये एफ एस प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स नहीं हो गया क्या? क्या ये एसएचएम नहीं है क्या? बोलो यार, क्या ये एसएचएम की कंडीशन नहीं है क्या? है तो सही, है तो सही। तो एक स्प्रिंग ब्लॉक मोशन एसएचएम की कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। समझ में आया? क्लियर हो गई बात? पूरी पूरी मैं साइड हो रहा हूं, आराम से पूरी डेफिनेशन पढ़ना, पूरी बात को दोहरा करके हजम करके फिर आगे चलेंगे। कोई जल्दी नहीं है मुझे, आराम से ले लो, आप 50 सेकंड ले लो आराम से, ठीक है? 50 सेकंड्स आराम से ले लो, डेफिनेशन पढ़ लो एसएचएम की क्या है, डेफिनेशन पढ़ लो आराम से एसएचएम की क्या है, और मीनिंग भी जान लो। तो इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं बेटा। आइए आइए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जब तक मीन पर था, जब तक छेड़ा नहीं था, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। डिस्प्लेसमेंट भी नहीं थी, फोर्स भी नहीं थी, एक्सेलरेशन भी नहीं थी, क्योंकि मीन पर ही था। तो मीन पर कोई लाने वाला ही नहीं है ना। अरे जब कोई चीज मीन पर ही है भाई, कोई आदमी सुधरा हुआ तो उसको सुधारने की क्या जरूरत है? ये बताओ, अगर एक बच्चा ढंग से पढ़ाई कर रहा है, डिसिप्लिन में है, तो उसको मार पड़नी चाहिए क्या? उसके लपड़ लगने चाहिए क्या? नहीं, है ना? जो भाई बिगड़ैल है
उल्टे सीधे कामों में है, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, फालतू की चीजें करनी है, तो उसके तो लपड़ पड़ के उसको लाना पड़ेगा ना। तो भाई यही समझ लो कि भाई जो पहले से मीन पोजीशन पर है उसके लिए फोर्स की बात करते ही क्यों, उसके लिए तो फोर्स की बात होगी नहीं। दबे हुए के लिए भी फोर्स आएगी और खिंचे हुए के लिए भी फोर्स आएगी, और दोनों तरफ से फोर्स ऐसी है जो मीन की तरफ लाने वाली है, सुधार करवाने वाली फोर्स, ऐसा समझ लो, ठीक है ना। तो स्प्रिंग फोर्स ऐसी ही फोर्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो पढ़ रहे हैं बेटा, इसे बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, मैं अब जो यहां पर लिखने वाला हूं वो चीजें सर के ऊपर से निकल के जाती हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है पर कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वापस से इस पर आओगे तो आप देखोगे कि हां कुछ कुछ चीजें पहले से समझ में आ रही हैं। मैं अब आपको एक इक्वेशन दिखाने वाला हूं, वो इक्वेशन एसएचएम की जनरल इक्वेशन मानी जाती है, मैथमेटिकल है, वेरी वेरी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो इसको मैथमेटिक्स की तरीके से ही पढ़ेंगे और इसमें फिजिक्स थोड़ी थोड़ी डालने की कोशिश करेंगे, थोड़ी थोड़ी फिजिक्स इसमें घुसाने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। अभी सुनो इक्वेशन क्या है। इक्वेशन है, मैं लिख के दिखाता हूं आपको पूरी इक्वेशन। इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। ये एसएचएम की इक्वेशन है, ठीक है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा सर ये क्या लिखा हुआ है, ये एक्स कौन है, ए कौन है, साइन कहां से आ गया सर, यहां साइन एंगल होता है, ये तो सर साइन थीटा, ये थीटे तो यहां पे दिख नहीं रहा सर, कोई ओमेगा टी दिख रहा है, यहां प्लस करके कोई फाइ दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा सर ये कौन है, कहां से आए। मुझे ही पता आपको समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे आप इनको अंडरस्टैंड करने लगोगे कि ये सब चीजें क्या हैं। इसलिए चैप्टर कहीं ना कहीं मुश्किल है बेटा, और कहीं ना कहीं जरूरी भी है। मैंने आपको बता ही दिया कहां जरूरी है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा ये, ठीक है जी। मैं आपको एक एक करके समझाता हूं कि ये क्या कहानी चल रही है, ठीक है। देखो, इमेजिन करना इमेजिन करना कि हम लोग एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हर बार मैं स्प्रिंग और ब्लॉक नहीं बनाऊंगा। मैं ये बोलूंगा कि भाई ये वाली जो पॉइंट है इसको मीन बोलेंगे, है ना, इधर वाली को बोलेंगे भाई प्लस ई यानी पॉजिटिव एक्सट्रीम, और इधर वाली को बोलेंगे माइनस ऑफ एक्सट्रीम। यानी जो ब्लॉक है, जो हमारा ब्लॉक है वो मीन पर था, है ना, इधर गया तो एक एक्सट्रीम हुआ, फिर मीन पर आया, फिर एक्सट्रीम पर गया, फिर मीन पर आया, इसी को बोलते हैं वन ऑसिलेशन। मैं फिर से दिखा देता हूं, मीन पर था, एक्सट्रीम पर गया, फिर मीन पर आया, फिर एक्सट्रीम पर गया, फिर मीन पर आया, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशन हो रही है, देख ये ऑसिलेशन हो रही है, ये ऑसिलेशन हो रही है, ये ऑसिलेशन हो रही है, मीन एक्सट्रीम 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 मीन एक्सट्रीम, ऐसे चल रहा होगा ये, बढ़िया एकदम, है ना, बढ़िया एकदम ऐसे चल रहा होगा। तो मीन पर, हां जी बेटा, मीन पर एक्स 0 होता है, ये उसी एक्स की बात हो रही है, ये वही एक्स है, ये वही एक्स है डिस्प्लेसमेंट, ये वही एक्स है डिस्प्लेसमेंट। और एक बात बताऊं, अगर ये ब्लॉक उठ के यहां से यहां आ गया, अपने एक्सट्रीम पर आ गया अगर ये, तो इसे पता क्या बोलते हैं, इसके लिए एक शब्द बोला जाता है एम्पलीट्यूड। सुना है एम्पलीट्यूड, 9th क्लास में सुना होगा पहली बार एम्पलीट्यूड, साउंड पढ़ते हुए। अगर पढ़ा था तो ढंग से, नहीं पढ़ा था तो भी कोई बात नहीं, अब पढ़ लो, अब पढ़ लो। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सट्रीम पर होता है, मैक्सिमम एक्सट्रीम जो भी होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो भी होती है, उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। दिस ए इज एम्पलीट्यूड, इस ए को ही एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है ना। ये जो एक्स लिखा है ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो ए है ये एम्पलीट्यूड है, इसे बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यानी ये देख देख सुन, मीन पर तो एक्स 0 है ना। एक्सट्रीम पर क्या होगा, एक्सट्रीम पर अगर ये आ गया तो क्या होगा, एक्सट्रीम पर होगा एक्स इज इक्वल टू प्लस ए। तो प्लस में एम्पलीट्यूड आया कुछ, क्योंकि ये कहां पहुंच गया, ये एक्सट्रीम में पहुंच गया। अच्छा, अगर ये यहां पहुंचेगा तो क्या लिखेंगे, यहां पहुंचेगा तो एक्स को क्या लिखेंगे बेटा, बताओ, यहां पहुंच गया तो एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू, चैट ऑन करूं, ट्राई करोगे। यहां एक्स 0 है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर आया, तो मैंने बोला भाई इसको ए बोल, इस लेंथ को ए बोलते हैं, इस लेंथ को ए बोलो, ए, है ना। ये लेंथ भी तो ए ही होगी, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, चैट ऑन करके पूछता हूं आपसे, इसको क्या बोलेंगे। यहां पर क्या लिखूं, एक्स इज इक्वल टू पोजिशन क्या होगी इसकी, शाबाश, माइनस ए, वेरी गुड वेरी गुड, माइनस एक्सट्रीम पर माइनस ए बोला जाएगा।
चीजें सीख रहे हैं। ABCD है बेटा, ये जो अभी सिखा रहा हूं ना, ये ABCDEFGH है। समझ गए ना? अभी कुछ नहीं सीखे हम, अभी ऑसिलेशन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, पहली पहली बार देख रहे हैं। तो पहली पहली बार देख रहे हैं तो तकलीफ होती है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल लिखने में, बोलने में पहली पहली बार तकलीफ हुई थी आपको भी। स्कूल जाते हुए रोते छटपटाते मम्मी की चुन्नी से लिपटे रहते थे तुम। तो ऐसा ही कुछ होगा, तकलीफ होगी, लेकिन लेंगे वो तकलीफ को हम। बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं बच्चे यहां पर, -A है। ठीक है, तो जब ये ब्लॉक बेचारा स्प्रिंग के साथ अटैच होकर के ये कर रहा था, कभी मीन पर था, कभी एक्सट्रीम पर था, कभी नेगेटिव एक्सट्रीम पर था, तो ये कुछ कुछ पोजीशन तो चेंज कर रहा है ना अपनी, हाँ या ना? अपनी पोजीशन तो चेंज कर रहा ना। ये पोजीशन 0 पोजीशन है बिल्कुल, उसके बाद +A वाली पोजीशन पर गया, फिर 0 पर आया, फिर -A पे गया, फिर 0 पर, +A 0 -A 0 +A 0 -A 0 +A 0 -A 0 +A 0 -A, ऐसा ही कर रहा था कि नहीं कर रहा था? कर रहा था सर, कर रहा था। तो बेटा ये जो x है ना, देख सुन मेरी बात, ये जो x है ना, x, ये ऐसे गंदा हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखता मैं, ऐसे लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं x क्या है बेटा? x है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, कुछ t टाइम पर, और वो ये वाला t टाइम है, ये जो x है ना, ये इस t पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा समझो। ये x जो है ना, वो इस t का फंक्शन है, बाकी सब कांस्टेंट होते हैं। हाँ सही बोल रहा हूं मैं, कसम से सच बोल रहा हूं, बाकी सब कांस्टेंट होते हैं। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, जो भी एक बार आ गया। एक SHM का एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट ही भाई, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो तो कांस्टेंट ही होगी। ओमेगा भी कांस्टेंट होता है। ओमेगा की वेरिएंसी हम पढ़ते नहीं है, थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीजें, तो ओमेगा का वेरिएशन हम पढ़ते नहीं है। और फाई भी चेंज नहीं होता, फाई भी इनिशियल फेज है, चेंज नहीं होता, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज, ये चेंज नहीं होता। तो सिर्फ टी पर ही डिपेंडेंसी है। मैं सच बोलूं तो आपको कसम से बोल रहा हूं ये बात, इस एक्स में सिर्फ ये टी ही है जो चेंज होता है, बाकी सारे कांस्टेंट हैं। इतना आसान है पढ़ना भाई ऑसिलेशंस को। आइए और जानेंगे अभी तो एबीसीडी देख रहे हैं बस। ए क्या है? ए होता है बेटा एम्पलीट्यूड। ए को कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब सर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है? डेफिनेशन यही दे देता हूं आपको, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, ठीक, फ्रॉम मीन पोजीशन से कितना दूर गया है, मैक्सिमम। जैसे ये देख मेरा हाथ देख, ये देख मेरा हाथ अभी कहां है? मीन पे है ना। तो ये मान लो SHM कर रहा है, ठीक है? तो कुछ एम्पलीट्यूड दिखाई दे रहा होगा आपको कि मीन से कितना हटा, है ना। अच्छा, अब सीन नंबर टू मीन पे अभी है। सीन नंबर 2 ये SHM हो रहा है। तो बता अब एम्पलीट्यूड ज्यादा है या पहले एम्पलीट्यूड ज्यादा था? तो जवाब मिल गया होगा कि मीन लाइन से इतना हटा, ये कम एम्पलीट्यूड है, और मीन लाइन से ज्यादा हटा, ये ज्यादा एम्पलीट्यूड है। मीन लाइन से कितना हटा है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मीन लाइन से कितना हटा है, मीन लाइन से कितना एक्सट्रीम दूरी पर है, मीन से एक्सट्रीम की दूरी कितनी है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, इसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड। उसके बाद कौन आया? साइन आया बेटा। साइन के अंदर जो कुछ भी होगा वो एंगल होगा, इतना तो समझते हो। साइन के अंदर जो कुछ भी है वो सब एंगल है। साइन के भीतर जो कुछ भी पड़ा है वो सब कुछ एंगल होता है, और एंगल की कोई भी यूनिट नहीं होती। पता है ना ये बात? साइन के अंदर जो भी है, थीटा पीटा, कोई डायमेंशन नहीं होती इसकी, है ना। यूनिट तो चलो ठीक है, रेडियन कह लो, वैसे तो डिग्री में लेते हैं। साइन के अंदर जो कुछ भी होता है वो डिग्री में होता है, तो डिग्री में तो वैसे भी कोई अंदर कोई यूनिट नहीं है ना। तो इन दोनों की यूनिट सेम है, मीटर, क्योंकि ये भी डिस्प्लेसमेंट है ना। तो ये भी ऐसा यूनिट, इसकी भी क्या है बेटा? मीटर है। एम्पलीट्यूड की भी क्या होगी? मीटर होगी। इसमें तो कोई शक नहीं है, इतना समझ में आता है, बढ़िया। अब एंगल के अंदर चलते हैं, ये ओमेगा कौन है बेटा? इस ओमेगा को सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे तो बोल रहे थे एंगुलर वेलोसिटी, रेडियन में कैलकुलेट होती थी जो,
है ना, रेडियन पर सेकंड, सॉरी रेडियन पर सेकंड में कैलकुलेट होती थी। एंगुलर वेलोसिटी, यहां पर इसका नाम नया रखा हुआ है। सर चीज वही है क्या? हां चीज वही है, सेम सी ही चीज समझ लो, वैसी सी चीज समझ लो। इसका नाम यहां पर रखा हुआ है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सर्कुलर मोशन में इसको पुकारते थे एंगुलर वेलोसिटी, यहां इसको पुकारते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। और ओमेगा का फॉर्मूला, हां जी याद होगा, नहीं याद तो भी कोई बात नहीं, 2π/t आ रहा याद। एक कंप्लीट चक्कर, एक कंप्लीट चक्कर के लिए 2π/t लेते थे। सर्कुलर मोशन के बेसिक्स हैं बेटा, ये पढ़ने पड़ेगा, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा यादों की बाराती दे रहा हूं मैं, ये और कुछ नहीं है, ये यादों की बाराती दे रहा हूं, है ना। तो 2π/t लिखते थे इसको, ऊपर 2π रेडियन आ रहा, नीचे टाइम पीरियड आ रहा है, इसको टाइम पीरियड कहते हैं, इसे कहते हैं टाइम पीरियड, यानी एक चक्कर, है ना। और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है, यहां पर रेडियन पर सेकंड के अंदर इसकी यूनिट होती है, ठीक। अच्छा टी क्या है? टी तो एट एनी इंस्टेंट का टाइम है। टी क्या है? टाइम, टाइम एट एनी इंस्टेंट, कोई भी टाइम है, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, सेकंड में कैलकुलेट होगा ये, कोई भी इंस्टेंट पर टाइम हो सकता है, ठीक है ना। मन में सवाल होगा सर प्लस के बाद ये कौन भाई लगे हुए हैं? इसको डिनोट कर रहे हैं बेटा फाई से, इस सिंबल को फाई बोलते हैं, फाई 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 सिंबल को बोलते हैं फाई, ठीक है ना। शायद पहले भी आपने सिंबल कहीं ना कहीं देखा हो, कोई डेरिवेशन में मैंने यूज किया हो शायद, ये मुझे याद नहीं है ना, लेकिन आपको 12th में कई जगहों पर देखने को मिलेगा ये जी, 12वीं में और चीजों में भी देखने को मिलेगा। यहां तो आपको देखने को मिल ही रहा है, 12th के अंदर तो कई जगह देखने को मिलेगा आपको सिंबल फाई, ठीक है। इस फाई को बोलते हैं, ये तो चलो फाई इसका नाम है ये डिनोट क्या कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है इनिशियल फेज, फेस नहीं फेज, फेज, इनिशियल फेज। सर ये फेज क्या होता है? जान जाएंगे जब समय आएगा, जब समय आएगा जान जाएंगे। अभी के लिए बस ये समझो ये एक टाइप का एंगल है, क्योंकि साइन के अंदर कुछ भी होगा वो एंगल ही होगा, है ना। फिलहाल के लिए ये समझो ये एक टाइप का एंगल है, एक टाइप का एंगल, एक टाइप का एंगल, फिलहाल के लिए समझो ये एक टाइप का एंगल है। बाद में डिटेल में बात करेंगे कि फेज क्या होता है, फील करवाऊंगा फेज को, डोंट वरी, डोंट वरी, फेज को फील करवाना मेरा धर्म है, मेरा काम है, मैं करूंगा उसको, ठीक है ना। एसएचएम की इक्वेशन इन सबसे मिलकर हमेशा बनी होती है। कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा होगा, क्योंकि वो टाइम वेरिंग मोशन होता है, टाइम के साथ पोजीशन चेंज होती है, एक्स डिपेंड्स ऑन टाइम, देख लो फिर से, एक्स जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम चेंज होगा भाई, देखो ना टाइम के साथ ही तो ये चलेगा ना। अरे ये जो ब्लॉक ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये टाइम, अलग टाइम पे अलग पोजीशन, अलग टाइम पे अलग पोजीशन, इस टाइम पर यहां, इस टाइम पर यहां, इस टाइम पर यहां, इस टाइम पर, इस टाइम पर, इस टाइम पर, इस टाइम पर, तो टाइम के साथ क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है, कर रहा है वेरी, समझ गए ना। तो कोई भी एसएचएम अगर होता है तो वो टाइम वेरिंग मोशन होता है, टाइम वेरिंग डिस्प्लेसमेंट होती है, टाइम के साथ वेरी करता हुआ एक्स होता है, एक्स टाइम पे डिपेंड करता होता है, बाकी सारे कांस्टेंट होते हैं। एसएचएम अगर है तो बाकी सब कांस्टेंट होंगे, ए कांस्टेंट होगा, ओमेगा कांस्टेंट होगा, इनिशियल फेज भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। इतना इतना हजम करो कि कौन सी चीज क्या बोलती है, ठीक है, इतना हजम करो कौन सी चीज क्या बोलती है, फटाफट से। 30 सेकंड का टाइम है हजम करने का, जल्दी जल्दी से हजम कर जाओ, जल्दी जल्दी से हजम कर जाओ। जल्दी जल्दी से हजम कर जाओ। ठीक है, हजम हो गया, हजमा हो गया, हजम, ठीक है। देखो यार, एक आध दो फॉर्मूले यादों की बारात में से मैं आपको देना चाह रहा हूं, है ना। एक तो ये वाला मैंने यहां पे लिख ही दिया, फिर से लिख देता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, टी फॉर टाइम पीरियड, और ओमेगा इज इक्वल टू 2π, 1/t जाएगा तो ऊपर न्यू आ जाएगा, है ना, ये फ्रीक्वेंसी कहलाता है।
कोई बात नहीं, आराम से समझो, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं, आराम समझो। इस ओमेगा को बोलते हैं बेटा, इस ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी नाम है इसका, एसएचएम के अंदर इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बुलाते हैं, ठीक है। टी टाइम पीरियड, टी टाइम पीरियड फिक्स होता है ये भी। और न्यू क्या है, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी, इसको सिर्फ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हर्ट्स जिसकी यूनिट है ना, हर्ट्स जिसकी यूनिट होती है, ये वो फ्रीक्वेंसी है। तो 2 पाई न्यू भी लिखते हैं, 2 पाई बाय टी लिखते हैं, बात एक ही है दोनों, 2 पाई बाय टी लिखे हैं, 2 पाई न्यू लिखे। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें कुछ नोट करने वाली हैं, आपकी कॉपी में ये सब चीजें लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा आपको एक बात बता दूं, सच्ची सच्ची बता दूं, सुन लोगे। साइन के अंदर जो कुछ भी लिखा है ना, इस पूरे को ही फेज कहते हैं। साइन के अंदर जो कुछ भी लिखा है ना, इस पूरे को फेज बुलाते हैं, फेज। और उस फेज का एक पार्ट इनिशियल फेज होता है। मैं समझाता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं समझा देता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, मैं ये कह रहा हूं, भाई पहली पहली बार देख रहे हो ना तो समस्या होती है, कोई बात नहीं। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि साइन के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, यानी ओमेगा टी प्लस फाई, ये पूरा लिखा हुआ ना अंदर, ये पूरा ही अंदर लिखा हुआ है ना, हां, इस पूरे को फेज बुलाते हैं। इस पूरे को ही क्या बुलाते हैं, फेज बुलाते हैं। ओमेगा टी प्लस फाइव पूरा फेज है, और इसमें से ओमेगा टी जो है, ओमेगा टी, सिर्फ ओमेगा टी, एक को उठा लूं, सिर्फ ओमेगा टी, ये तो टाइम डिपेंडेंट होता है, क्योंकि देखो ना टाइम आया हुआ ना इसमें, तो ये तो टाइम डिपेंडेंट है। ये तो टाइम माने ओमेगा टी टाइम, ओमेगा नहीं है, ओमेगा कांस्टेंट है, लेकिन ओमेगा टी टाइम डिपेंडेंट है। ये दोनों को मिला के बोला जा रहा है, इन दोनों को जोड़े में बोला जा रहा है, समझ गए ना। अकेला ओमेगा टाइम डिपेंडेंट नहीं होता, ओमेगा टी मिलके टाइम डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये वाला ओमेगा तो 2 पाई बाय टी है, और टाइम पीरियड तो फिक्स रहता है भाई, एक टाइम पीरियड जो भी होगा घूम के आने का वो तो उतना ही होगा, है ना। तो वो वाला टाइम पीरियड तो फिक्स है, लेकिन ये छोटे वाला टी जो है ये तो फिक्स नहीं है ना। ये तो टाइम एट एनी इंस्टेंट है, किसी भी इंस्टेंट पर टाइम के 2 सेकंड में पेंडुलम कहां पर था, या 3 सेकंड में बताओ पेंडुलम कहां पर था, या 5 सेकंड पर बताओ पेंडुलम किस तरफ था, मीन की तरफ मुंह कर रखा था उसने, या एक्सट्रीम की तरफ मुंह कर रखा था उसने। ये सारे सवाल होते हैं, है ना। तो ये वाला टाइम तो अलग अलग होगा। तो ओमेगा टी तो टाइम डिपेंडेंट है, लेकिन फाई ये टाइम इंडिपेंडेंट है, माने ये कांस्टेंट है, सीधा लिखता हूं कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। मैंने बोला भी था ना आपको, ओमेगा कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, सिर्फ ये टी ही है जो बवालिया है। यहां यही बवाल बनाया हुआ है सारा, सारे एसएचएम को अपने अपने कंधों पर जो उठा रखा है वो इस टी ने उठा रखा है, समझ गए ना। टी के हिसाब से एक्स चेंज करता है, और इस फाई को इनिशियल फेज बोलते हैं। दिस फाई इज कॉल्ड इनिशियल फेज, इसको इनिशियल फेज बोलते हैं। एक टाइप के एंगल हैं सारे, ये सब एक टाइप के एंगल हैं, ठीक है ना। करेंगे बात आराम से इनके बारे में, डोंट वरी। अच्छा आप एक बात बताओ, आप में से किसी को ये शक तो नहीं हुआ मुझ पे? नहीं मतलब हो सकता है, हो सकता है आप में से बच्चों को शक के सर ये जो आपने इक्वेशन लिखी है ना, ये अपने मन से लिखी है। ये जो आपने इक्वेशन लिख दी है ना यहां पे, कौन सी, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, ये आपने अपने मन से लिख दी है। ये मैंने अपने मन से नहीं लिखी है बेटा, ये सच्ची इक्वेशन है, कसम से बोल रहा था ना मैं आपको, ये सच्ची इक्वेशन है। आपको यकीन नहीं होता? मुझ पे बिलीव होता है कि नहीं होता? मुझे नहीं लगता तुमको मुझ पे यकीन है। यकीन है तुमको मुझ पे? ये मैंने मन से लिखी है क्या? आपने मन से लिखता तो कुछ अच्छा सा लिखता, है ना। इस पर वो कुछ टांग देता है, ऐसे क्रिसमस ट्री व्री कुछ बना देता है ना, इसको कैंडी वैंडी टांग देता, कोई एक आधा गिफ्ट टांग देता है, इस पे सेंटा क्लाउज बना देता है इसके ऊपर, है ना। अपने मन से बनाना होता थोड़ा सुंदर बनाता है, ऐसा क्यों बनाता है इसको मैं? तो ये मैंने मन से बनाया है क्या? मैंने मन से नहीं बनाया बेटा ये। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आओ आपको वेरीफाई करवा देते हैं। टॉपिक का नाम है वेरिफिकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ एसएचएम। आओ आपको प्रूव करवाते हैं। प्रूफ तो क्या होता है, वेरिफिकेशन होती है। आपको वेरीफाई करवाते हैं कि ये इक्वेशन मैंने अपने मन से नहीं लिखी है, ये इक्वेशन सच में एसएचएम की इक्वेशन है, ये इक्वेशन सचमुच में एसएचएम की इक्वेशन है। आओ जरा मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूं। कैसे वेरीफाई होगी सर? देखो हम क्या करेंगे, हम इस x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, फिलहाल के लिए इसको सिर्फ साइन ओमेगा टी लिख दूं, फाई छोड़ दूं,
है फाई ना लिखूं, चलो या चलो लिखे रहने देता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इनिशियल फेज ही है, लिखे रहने दो, कुछ बिगाड़ तो लेगा नहीं मेरा ये, है ना, लिखे रहने देते हैं। यही है, यही क्वेश्चन है प्रॉपर। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टी के साथ तो ये चेंज कर ही रहा है, ये टाइम वेरिंग इक्वेशन तो है ही है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, लेकिन ये टाइम वेरिंग इक्वेशन है, इसको आओ डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या लिखूं यहां पर, dx बाय dt। हाँ जी, तैयार हो जाना जरा, चैट ऑन करूंगा, अभी पूछूंगा भी बहुत कुछ। LHS कर दिया dx बाय dt, RHS पे आ जाओ। RHS में क्या है भाई, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यही है, अपॉन में dt। कौन कौन कॉन्स्टेंट है भैया, बाहर आ जाओ। तो a कॉन्स्टेंट है, बाकी साइन थीटा तो अलग से डिफरेंशिएट होगा, है ना, a को बाहर ले आते हैं, तो a बाहर आ गया, a बाहर आ गया। अंदर कौन बचा, अंदर बचा साइन ओमेगा टी प्लस फाई। भाई साहब जल्दी से बता दो जरा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन थीटा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनता है, कॉस थीटा बनता है, याद है, याद है, कॉस थीटा बनता है। तो आजा लिख फिर, कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, लेकिन चेन रूल लगेगा, डिफरेंशिएशन में रूल थे, चेन रूल लगेगा, क्योंकि आपने साइन का थीटा तो निपटा दिया, उसको तो कॉस बना दिया, लेकिन अंदर भी तो जाना पड़ेगा, अंदर भी तो घुसोगे एंगल के अंदर, घुसे तो क्या मिला, अंदर घुसे तो ओमेगा टी प्लस फाइव मिला। आओ इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ जी, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो भाई ओमेगा तो कांस्टेंट है, बच जाएगा, और टी डिफरेंशिएट हो जाएगा बेचारा, टी गया, टी नहीं बचता अब, क्योंकि टी को ही तो डिफरेंशिएट करने के लिए काम कर रहे हैं हम। टी डिफरेंशिएट हो गया तो dt बाई dt 1 हो जाएगा। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, ओमेगा तो बच गया, ओमेगा तो बेचारा बाहर आ जाएगा, लेकिन dt बाई dt गया, है ना, dt बाई dt तो गयो रे भाया, dt बाई dt तो गया। अच्छा फाई बचा, अभी ये फाई बच गया, फाई, और फाई एक कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट अकेला रह जाता है ना, किसी के मल्टीप्लाई में जब ये नहीं होता तो ये निपट जाता है, यानी ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ये मैंने चेन रूल लगाया है, मैं फिर से सिखाता हूं बेटा चेन रूल, यादों की बारात, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग रिवाइज करके तो आए नहीं होगे, और तुम तो ये भूल भी चुके होगे। फिर से सुनो, क्या था, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को डिफरेंशिएट करना था, साइन थीटा मान लो पहले इसको, आप इसको साइन एक्स मान लो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो पूरा लिख लिया, कॉस और एक्स पूरा लिख लो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स पूरा लिख ले, कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। अब इस एक्स के अंदर घुसो और देखो कि यहां पर भी कोई बैठा है क्या जो डिफरेंशिएट हो सकता है, इसे बोलते हैं चेन रूल लगाना। इसके अंदर घुस जा इसके अंदर, बोल भाई ओमेगा टी प्लस फाइव, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, बताओ जी ओमेगा टी डिफरेंशिएट कैसे होगा, तो ओमेगा कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रखा है, बच जाएगा, वो मल्टीप्लाई वाला बच जाता है, अकेला पड़ा नहीं बचता, फाइव नहीं बच पाया, देखो जीरो हो गया, अकेला कांस्टेंट पड़ा है तो नहीं बचेगा, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है तो बच जाएगा, और dt बाई dt क्या आ गया, 1 आ गया। मुझे बता जरा dx बाई dt क्या होता है, बोल फटाफट से, dx बाई dt क्या होता है, चैट ऑन कर रहा हूं भाई, dx बाई dt किसको लिखते हैं, LHS बता, इसका LHS बता, चल बोल फटाफट, dx बाई dt क्या होता है, dx बाई dt किसको बोलते हैं, यस वेलोसिटी, शाबाश, v बहुत बढ़िया, v, फिर ऑन करूंगा अभी चैट, रुक जा, फिर ऑन करूंगा, फिर मौका मिलेगा लिखने का, रुक जा। dx बाई dt क्या बेटा, v है, v इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां से कुछ नहीं बचा, सिर्फ ओमेगा बच गया, है ना, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा प्लस 0, तो ओमेगा ही बच गया, ओमेगा बाहर आ गया, ये आ गया ओमेगा a, v इज इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन थी ये, एसएचएम की वेलोसिटी की क्वेश्चन है ये, पर मुझे पता है कि तुम तो मुझ पे यकीन करोगे नहीं, तुम तो कह रहे हो सर आपने तो मन से लिखी है ये, कोई बात नहीं, एक बार फिर डिफरेंशिएट करते हैं इसको, आ जाओ, आओ भाई, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, v को करते हैं dv बाई dt, सही है, इज इक्वल टू, आओ इनको पकड़ें सबको, चलो अंदर,
चलो अंदर, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव डिवाइड बाय डी टी। कौन कौन बचेगा, कौन कौन मरेगा, कौन कौन डिफरेंशिएट होगा और कौन कौन बच के बाहर आ जाएगा? ओमेगा ए दोनों कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। ओमेगा और ए दोनों बाहर आ गए, कौन बच गया भाई? कॉस फंस गया अंदर, कॉस फंस गया। कॉस बेटे तू तो गया, कॉस तू तो गया बेटे, तू नहीं बचता, तू तो गया। बताओ कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन थीटा का कॉस थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। याद करो डिफरेंशिएशन की बातें, याद करो याद करो। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? ओमेगा ऐसे कैसे लिखे रहने दो, कॉस थीटा का क्या होगा? साइन, वो भी माइनस का, तो माइनस साइन एज इट इज लिख दो थीटा, ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है ना? चेन रूल लगा ले मालिक, मालिक चेन रूल लगा ले, आओ चेन रूल लगाएं। चेन रूल लगा के अंदर घुसेंगे ओमेगा टी प्लस फाइव के, फिर से यही वाला काम होगा जो यहां हुआ था इसके साथ। ओमेगा बच जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, पर dt बाय dt तो गया, और ये अकेला पड़ा फाइव भी गया। हाँ या ना बोल दे बेटा, सही है? 1 + 0 1, और 1 और ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा ही आ जाएगा। हाँ जी, ये ओमेगा बन गया ओमेगा स्क्वायर, माइनस को बाहर ले लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। देखियो ध्यान से, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, बाकी वैसा का वैसा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही बच गया। फटाफट से बता दे बेटा, ये डीवी बाई डी टी क्या होता है? चैट ऑन कर रहा हूं, चैट ऑन कर रहा हूं, तू आंसर तैयार रख। हाँ बेटा, ये डीवी बाई डी टी किसको बोलते हैं? ये डीवी बाई डी टी क्या होता है? अनुज, हर्षल, दब्बू, सौरभ, मुस्कान, यथार्थ, करण, प्रिंस, इमादुल्ला, विनय, लक्ष्मी, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। डीवी बाई डी टी होता है बेटा ए, तो थोड़ा ऊपर जावे। डीवी बाई डी टी क्या होता है? ए होता है, सही है। आपको मैं बता दूं, ये जो अभी अभी आपने लिखी है ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम। पर तुम तो यकीन करोगे नहीं, क्योंकि तुम मुझ पे कहां भरोसा करते हो, तुम तो हो एक नंबर के लल्लू लाल, तुम पर तो भरोसा जीतना बड़ा मुश्किल होता है। मैं तुमसे कह रहा हूं यार ये एसएचएम की इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की, तुम मान नहीं रहे। मैं कह रहा हूं यार ये वेलोसिटी की इक्वेशन है, मान जाओ, नहीं मान रहे। मैं कह रहा हूं ये एक्सेलरेशन की है, नहीं मान रहे। ओ भाई, नहीं मान रहे ना? अगर नहीं मान रहे ना, तो एक काम करो, ये जो दिख रहा है वो यही है, चेक कर, चेक कर ले, दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये क्या लिखा हुआ है? ए साइन ओमेगा टी, किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। उठा के पुट कर, जरा उठा के पुट कर। ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और भाई साहब ये पूरा सारा कुछ मिला करके एक्स है। आई एम स्टन्ड, आई एम शॉक्ड। ओमेगा तो कांस्टेंट है, यानी ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। कह दो ये एसएचएम नहीं है तो, कह दो ये एसएचएम नहीं है तो, ये एसएचएम ही था। ये जो कुछ भी आपके सामने अब तक चल रहा था ये एसएचएम ही था। ये प्रूव करने का तरीका था, ये वेरीफाई करवाने का तरीका था। बोलो वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, और समझ में आया कि नहीं आया कि कैसे वेरिफिकेशन करते हैं? जरा चैट ऑन कर रहा हूं, फायर इमोजी बना के बताना, बता दो भाई, बता दो भाई, था कि नहीं था? ओमेगा तो कांस्टेंट है ना, और याद कर एसएचएम की डेफिनेशन यही तो है, एसएचएम की डेफिनेशन यही तो है कि ए प्रोपोर्शनल माइनस एक्स होना चाहिए। ए प्रोपोर्शनल माइनस एक्स आ रहा है, ए प्रोपोर्शनल माइनस एक्स आ रहा है, तो वेरीफाई करना आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, वेरीफाई करना आ सकता है, एकदम आ सकता है। ठीक है, तो हेंस 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 आत्मा की तृप्ति के लिए, अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए, हेंस एसएचएम इज वेरीफाइड। ठीक है अपने हाथ से करके देखना, ठीक है? मेरे हाथ से किया हुआ, मेरे हाथ से किया हुआ 1%, तेरे हाथ से किया हुआ 1,00,000%। ध्यान रखियो, ध्यान रखियो, मेरे हाथ से किया हुआ जो तूने देखा वो 1% के बराबर है, 1 रुपए के बराबर है, और जो तूने अपने हाथ से एक बार भी लिख लिया ना तो वो 1,00,000 रुपए के बराबर है, ऐसा समझ ले। टका मतलब रुपया, ठीक है? मेरा लिखा 1%, तेरा खुद का लिखा 1,00,000% है,
ठीक है ना। जब अपने हाथ से लिखेगा असली फील तब आएगी। अभी तो तू देख के बस मजे ले रहा है ना, एंजॉइंग एंजॉइंग, गो विद द फ्लो, है ना, लेकिन मजा तब आएगा जब अपने हाथ से लिखेगा। ठीक है जी, मजा तब आएगा जब अपने हाथ से लिखोगे आप। ये तो करवा दिया जनरल इक्वेशन, तो ये तो करवा दिया। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। वैसे मैंने आपको बता ही दिया ये टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम कैसे निकालना होता है। देखो भैया, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये कोई भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम की इक्वेशन होती है, ये पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। ठीक है, इसमें से टाइम पीरियड आपको कौन देगा? इन सब में से टाइम पीरियड कौन देगा आपको? इन सब में से टाइम पीरियड कौन देगा आपको? जी आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ये आपको टाइम पीरियड नहीं देगा, ये आपको इंस्टेंटली टाइम देगा। किस इंस्टेंट पर, कहां पर है पार्टिकल, ये वो वाला टी है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। ये नहीं देगा तुझे टाइम पीरियड कभी भी जिंदगी में, ये देगा तुझे, ये ओमेगा, ओमेगा देगा तुझे टाइम पीरियड। कैसे? क्योंकि तुझे पता है ओमेगा होता है 2π/t, ठीक है ना। जो तू सोच रहा था वो तू गलत सोच रहा था। ये छोटे वाला टी थोड़ी टाइम देता है, ये थोड़ी टाइम पीरियड देगा, ये तो इंस्टेंट पर क्या टाइम हुआ है वो, 1 सेकंड पर पार्टिकल कहां है, 1.5 सेकंड पर पार्टिकल कहां है, 2 सेकंड पर पार्टिकल कहां है, 2.5 सेकंड पर पार्टिकल कहां है, 3.5 सेकंड पर पार्टिकल कहां है, वो ये इंस्टेंट, ये घड़ी चलती हुई घड़ी है। ये जो टी है चलती हुई घड़ी है भाई, ये रुकी हुई घड़ी है ओमेगा, ये रुकी हुई घड़ी समझ लो, 2π/t, है ना। तो टी आप यहां से निकाल सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, यहां से आप टी निकालोगे, टी इज इक्वल टू क्या, 2π/ओमेगा, ऐसे करके निकल के आएगा टाइम पीरियड। ऐसे टाइम पीरियड निकाला जाता है, समझ गए ना। ठीक है, तो गलती से भी ये मत समझ लेना कि छोटा टी आपको टाइम पीरियड देगा। नो, यू आर सैडली मिस्टेकन माई फ्रेंड, यू आर सैडली मिस्टेकन। ओके, और ओमेगा को आप 2π/t तो लिखते ही लिखते हो, 1/t जो होता है बेटा उसको फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, न्यू, है ना, ये 1/t होता है। तो इसको ऊपर लेके जाओगे अगर, तो ये 2π न्यू बन जाएगा। ये फॉर्मूले मैंने आपको पहले भी दिखा दिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से देख लो, फिर से देख लो, ठीक है ना। अच्छा, टाइम पीरियड के बारे में पता तो है ना कि टाइम पीरियड होता क्या है? नहीं पता? चल मैं बताता हूं टाइम पीरियड क्या होता है। टी से डिनोट करते हैं सर सारे फॉर्मूले बताने के बाद बता रहे हो टाइम पीरियड क्या होता है देख देख, टाइम पीरियड होता है बेटा टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन पूरा होने में कितना समय लगेगा? इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, यहां देख, ओ पगले, यहां देख, इधर देख, लल्लू लाल गए कि यहां देख, ये मीन है, ये मीन है। टाइम चालू कर, अपने हाथ में स्टॉप वॉच रखो, टाइम चालू करो। कितनी देर लगी? शायद 2 सेकंड लगे हैं, तो 2 सेकंड टाइम पीरियड हो गया। मीन से चला, एक्सट्रीम गया, वापस मीन आके फिर एक्सट्रीम दूसरा वाला गया, फिर मीन आया, ये होता है टाइम पीरियड। जब एक ऑसिलेशन पूरी हो जाती है, इसको एक ऑसिलेशन नहीं बोलते, देख ये ऑसिलेशन नहीं है, तो हाफ ऑसिलेशन है। दिस इज द कंप्लीट ऑसिलेशन। मीन से चला तो टक 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 टक, दिस इज कंप्लीट ऑसिलेशन, समझ गया ना। तो 2 सेकंड जो लगे हैं ना, वो टाइम पीरियड है। अच्छा फिर से देख, एक बार फिर से देख, एक बार और देख, एक बार और देख। 3 2 1 स्टार्ट। शायद 3 सेकंड लगे हैं, जहां तक मुझे आइडिया है, थोड़ा बहुत 3 सेकंड लगे हैं। तो टाइम पीरियड क्या है? 3 सेकंड, ठीक है ना। अच्छा एक बार फिर से देख, एक बार और प्लीज प्लीज, एक बार और देख, एक बार और, मजा आ रहा है। स्टॉप वॉच चालू, 3 2 1, 1 सेकंड लगा है, 1 सेकंड लगा है ना, समझ गया ना। एक ऑसिलेशन पूरा होने में टोटल समय कितना लग रहा है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वो निकल करके आता है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं तो अच्छी क्लैरिटी आएगी। आओ सवाल करें, आओ सवाल करें। हाँ जी, एक पार्टिकल मूव कर रहा है सच दैट एक्सेलरेशन इज गिवन बाय a इज इक्वल टू -4x। कंडीशन फॉर एसएचएम है या नहीं है, पहले बताओ, तभी आगे बढ़ेंगे भाई, नहीं तो हमें नहीं बढ़ना आगे। हम हाथ जोड़ देंगे जी, हमें नहीं आता, हमें नहीं आता। बताओ कंडीशन फॉर एसएचएम है कि नहीं है? बोल ले लल्लू लाल, बता कंडीशन ऑफ एसएचएम है या नहीं है? है। देख
ये ए एक्सेलरेशन है, ये 4 तो चलो कोई नंबर है, एक्स पोजीशन हो गई, तो ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। बता दे एसएचएम होता है कि नहीं होता? ये होता है, होता है रे, होता है। तो फिर सारे फॉर्मूले लगेंगे जो जो सिखाए हैं, वो सारी इक्वेशन, वो सारे फॉर्मूले सच है जो जो मैंने आपको सिखाए हैं, है ना? कौन कौन से भाई? टाइम पीरियड पूछा आपसे, बहुत बढ़िया। तो भाई ये क्या है, ये क्या दिया हुआ? ये है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखा था ना अभी अभी, अभी अभी वेरीफाई किया था कि नहीं? अरे बोल दे, अरे बोल दे, एक्सेलरेशन और पोजीशन वेरीफाई किया था कि नहीं? अभी अभी वेरीफाई किया, अभी अभी। ये देख, ये देख, छोटी चीज समझ रहा है क्या इसको? इसको छोटी चीज समझ रहा है क्या? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मामूली चीज मत समझिए इसको, क्वेश्चन करके देती है ये। हाँ, यहां जा, देख देख, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। कंपेयर करो, कंपेयर करो भाई, कंपेयर करो। ए से ए कंपेयर हो गया, माइनस से माइनस कंपेयर, एक्स से एक्स कंपेयर, यानी ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया बेटा? 4 आ गया। हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल। चल टाइम पीरियड निकाल, अब तेरी बारी है। चल लल्लू लाल कहीं के, वेला बैठा है, पिक्चर देखने आया है, पॉपकॉर्न ले गए, जीएसटी लगा दूंगा पॉपकॉर्न पे तेरे, वो भी 18%। जल्दी कर। निकालो टाइम पीरियड। हाँ मेरे बच्चे, ओमेगा स्क्वायर अगर 4 है तो ओमेगा 2 होगा स्क्वायर रूट, और तुझे पता है कि ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी। ओमेगा की जगह पर 2 रख दे बेटा, 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। 2 से टूट गया या 1 1 रह गया, टी गया 1, टी गया 1 के साथ, तो टी बन गया, और ये आ गया पाई। आंसर इज ए, पाई। पाई सेकंड लगे, पाई सेकंड। पाई सेकंड का मतलब क्या हुआ? 3.14 सेकंड, मतलब इतना टाइम लगा है ना? 3 सेकंड लगे हैं, देखो, 3 सेकंड लगे, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आ गया, 3 सेकंड लगे, तो टाइम पीरियड ये है 3.14 सेकंड। समझे बात को? ए इज द आंसर। बहुत बढ़िया यार। अनबन, अक्षय, सौरभ, सारंग, यथार्थ, पंखुड़ी, मिताली, अनुज, प्राची, गौरव, बढ़िया, क्या बात, बढ़िया। एक और सवाल देखो, एक और सवाल लो। एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम, बोल दिया जी पहले से ही कि एसएचएम कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। घबराना नहीं, घबराना नहीं, मैं बताता हूं ये क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 4d स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, है ना? d2x बाय dt2 बोलते हैं इसको। थोड़ा थोड़ा काइनामेटिक्स याद करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा काइनामेटिक्स, प्लस 320x इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपको दे रखी है, ठीक है? कह रहा टाइम पीरियड बताइए इसकी ऑसिलेशन का। अब मुझे पता है कि आपको याद नहीं होगा कि क्या सब लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा हिंट देता हूं, बाकी आधा आप खुद करो, आधा मैं कर रहा हूं, आधा तुम करोगे, ठीक है? बेटा मेरे प्यारे, बेटा मेरे प्यारे, देख, तुझे पता है कि एक्स को ये आरडीएक्स था, बता दूं मैं आपको, ये कुछ शुरुआती आरडीएक्स थे जो मैंने आपको दिए थे। एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना? यानी वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx बाय dt, है ना? और इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, यानी देखो dv बाय dt, और इसको भी दोबारा कर दूं तो d2x बाय dt2, ऐसे लिखते हैं ना? ये a होता है, ये a है। यानी बेटा कहीं पर भी, है ना लल्लू लाल, कहीं पर भी तुझे ये लिखा दिख जाए d2x बाय dt2, ठीक है जी? डबल डिफरेंशिएशन ही तो है ये, x की डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन तो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन क्या है भाई? d2x बाय dt2। यादों की बारात,
यादों की बारात। ठीक है, तो आजा इसको चेंज कर दे जरा, d2x/dt2 को चेंज कर। क्या लिखेगा, यहां लिखेगा 4a प्लस 320x इज इक्वल टू 0। अब बना पाएगा टाइम पीरियड? नहीं। और थोड़ी हेल्प कर दूं? चल एक हेल्प और ले ले, इस 320x को उधर ले जा, अब कर लेगा मुझे लगता है। 4a इज इक्वल टू -320x, अब बना पाएगा? अभी भी नहीं बना पाएगा। लल्लू लाल है क्या? सच में इतना बड़ा लल्लू लाल है तू? है अब भी तुझे समझ में नहीं आ रहा कि टाइम पीरियड कैसे बनाना है? ओमेगा नहीं दिख रहा तेरे को? अरे यार, हे भगवान, अब दिख रहा है? अरे पगले, अब दिखा ओमेगा कौन है? अब नहीं बताऊंगा भाई, अब तो तू ही करेगा, अब तो तू ही करेगा, अब नहीं बताता, अब नहीं बताता, अब तो तू कर। हाय राम, कितना पगला है ये, कितना पगला लल्लू लाल है भाई। पूरी क्वेश्चन तो लिख दी है यार, बचा क्या है? यहां वहां इटा उठा उठा के पटक दिया सबको, है क्या ही बचा है अब इसमें? जल्दी करो। ओके, टाइम अप। 4 एकम 4, 8 चौक 32, ए आ गया -80x, और एसएचएम की इक्वेशन के हिसाब से एक्सेलरेशन जो होती है वो -ω² होती है। यानी ए से ए कंपेयर, माइनस से माइनस कंपेयर, एक्स से एक्स कंपेयर हुआ तो ω² तो 80 है जी, तो ओमेगा होगा √80, और √80 के लिए अपन रूट सॉल्व कर लेते हैं। क्या ही समस्या, कितनी देर लगेगी रूट सॉल्व करने में? आओ देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 हो गया, और 10 बचा तो 2 इंटू 5, जोड़ियां बन रही हैं 2 2 की, बाहर ले लो, √5 अंदर रह जाएगा, तो 2 और 2 4 आ गया, 4√5 आ गया, है ना? ओमेगा इज 4√5। गलत तो नहीं किया मैंने? एक बार चेक कर लेना भाई, ठीक है ना? बाकी तो आंसर मैच हो ही जाएगा, देखी जाएगी। तो ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t इज इक्वल टू 4√5। तो भाई रेसिप्रोकल कर दिया जाए, टीयू टीयू कर दे, या फिर रेसिप्रोकल कर, टी को उधर ले जाओ, 4√5 है ना, तो 2π अपॉन में 4√5 इज इक्वल टू टी। ठीक है जी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, π/2√5, π/2√5, सी ऑप्शन सही लग रहा है मुझे तो, है ना? है ना भाई? 2 एकम 2, तो ये आ गया π/2√5 सेकेंड्स। सी ऑप्शन सही है ना? बाकी तुम बेटर जानते हो भाई, कैलकुलेशन तो तुम्हारी मुझसे अच्छी है। क्या बात है यार। आशिक, अनबन, मानव, अभिनव, सौरभ, मिताली, अनुज, रतन, यथार्थ, सारंग, क्या बात, क्या बात भाई, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सवाल और करेंगे, शायद ये आपसे ना हिले, शायद ये आपसे ना बने, लेकिन मैं पूरी ट्राई करूंगा कि मैं आपको इसको समझा पाऊं, ठीक है ना? तो पोल अपन नहीं लगाते, छोड़ दो, नहीं लगा रहे पोल, है ना भाई? गलत करोगे उससे अच्छा पोल ना ही दो, ठीक है ना? ये 2007 नीट का सवाल है, इसके लिए आपको थोड़ा सा फेज समझना पड़ता है क्या होता है, लेकिन फेज तो मैंने समझाया नहीं। मैंने बोला फेज होता है एक टाइप का एंगल, कुछ ऐसा ही बोला था ना मैंने, कि इनिशियल फेज होता है, फेज एक टाइप का एंगल होता है। हां, ये सच बात है। यहां पर पूछा हुआ है फेज डिफरेंस, सवाल में पूछा हुआ, ध्यान से सुनना, सीखने वाला सवाल है बेटा ये। और जिस बच्चे को फेज समझ में नहीं आता ना, वो बहुत ज्यादा फंसता है 12th में भी। अभी तो फंसेगा 11वीं में, 12वीं में भी फंसेगा, इसलिए फेज को ढंग से समझना। फेज समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन आसान है फेज, आसान है। करेंगे करेंगे, फील करेंगे इसको। आने वाली क्लासेस में फेज के बारे में और चर्चा होगी, अभी सिर्फ आप एक क्वेश्चन देखो, आपको समझ में आएगा, ठीक है? कह रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम।
हिंदी क्या हो इस बात की? कह रहा है कि भाई एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब उसको परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम में चल रहा है, दर 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 दर, तो उसकी जो वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। फेज डिफरेंस कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं आपको तीनों इक्वेशन लिख के दिखाता हूं, आप खुद सोच के बताना कितना एंगल का डिफरेंस है। देखो, फेज डिफरेंस इज नथिंग बट एंगल डिफरेंस। अभी फिलहाल आप फेज को एंगल समझो, तो एंगल का डिफरेंस बताना आपको कितना है, एंगल का डिफरेंस आपको बताना है कितना है, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूं लिख करके। देखो, कोई भी डिस्प्लेसमेंट अगर होती है तो वो होती है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। और वेलोसिटी जो हमने निकाली थी वो निकाली थी ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और जो हमने एक्सेलरेशन निकाली थी वो निकाली थी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एक बार आप चेक कर लो जरा, एक बार आप पन्ने पलट के चेक कर लो। पन्नों पे नहीं लिखा, पन्नों पे नहीं लिखा तो थोड़ा सा बैक जाके चेक कर लो। भाई एक्स जो है वो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, हां, और v जो है वो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव है, हां, ठीक है ना। और जो a है एक्सेलरेशन जो है वो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। सही बात है कि नहीं? करेक्ट बात है कि नहीं? आप चेक कर लो आराम से, ऐसा ही है कि नहीं है, ठीक है ना भाई। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं आपके सामने कुछ यादों की बारात लेकर के आऊं तो आपको यह बात ध्यान होगी कि जब भी कभी साइन 90 प्लस थीटा करते हैं तो क्या होता है, और कभी भी साइन 180 प्लस थीटा करते हैं तो क्या होता है। एएसटीसी रूल है, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। एएसटीसी रूल है ना, ऑल स्कूल टू कॉलेज, है ना। ऐड शुगर टू कॉफी, आओ मेरे चाय में चीनी घोल दो, वगैरह वगैरह, जो भी ये रूल है ना। तो आप मुझे बताइए कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है। देखो, मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जब भी कभी 90 दिखे या 270 दिखे तो आपने चेंज करना है, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन। वो याद है आपको? एसटीसी रूल जब बताया था शुरू में, साल के एकदम स्टार्टिंग में, मई में बताया था, अभी जनवरी आने वाला है, मई में बताया था। जब भी कभी 90 दिखे, 270 दिखे तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, आपको एंगल चेंज करना पड़ेगा, है ना। याद आ रहा है? तो ये बेटा कॉस बनता है, कॉस, और ये वाला थीटा यहां पर लिखा जाता है कॉस थीटा, ठीक है ना। अब ये डिसाइड करो कि 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, कौन से क्वाड्रेंट में आता है। क्वाड्रेंट याद है? क्वाड्रेंट याद है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ए एस टी सी। 90 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है भैया, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, ये साइन का ही एंगल है, साइन का ही एंगल है, यानी प्लस में कॉस थीटा ही आएगा। ये चेंज तो हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, लेकिन ये प्लस जो लगता है वो इस साइन के हिसाब से लगता है, याद कर, इस वाले साइन के हिसाब से लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब बता, साइन 180 प्लस थीटा है तो क्या होगा? बोलो 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 बोलो। 180 जब भी आएगा चेंज नहीं होगा, 180 360 में चेंज नहीं होता, 0 आए, 180 आए, 360 आए, नो चेंज, 90 टू 70 आए, चेंज। यही था, आ रहा याद? ऐसे ही सिखाया था मैंने तब आपको, कोई बात नहीं, यादों की बारात दे रहा हूं, धीरे धीरे याद आ जाएगा। साइन 180 प्लस थीटा बेटा कुछ नहीं, साइन थीटा ही लिखा जाता है, इसको चेंज नहीं होता, ये चेंज नहीं होता। साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है सर? 180 तक तो यहीं आ गए थे, यानी ये वाला क्वाड्रेंट है। ओ माय गॉड सर, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में घुस गए हम। हाँ, ये तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में घुस गए, और थर्ड में घुस गए तो यहां पे तो tan पॉजिटिव होता है बस, बाकी सब तो नेगेटिव होते हैं। तो यानी कि सर साइन नेगेटिव होता है क्या? हाँ भाई, साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा आएगा, माइनस साइन थीटा आएगा, दिख रहा है। और यहां देख जरा, यहां देख जरा, माइनस साइन कुछ दिख रहा है यहां पर होता हुआ, हाँ, और यहां पर देख कॉस दिख रहा है हाँ सर दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको यूज करते हैं हम ऐसा, हम इसे ये लिख लेंगे, देखियो ध्यान से, ओमेगा है तो ऐसा का ऐसा, उसमें तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। और ये देखिए कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा है ना। तो क्या मैं कॉस थीटा को साइन 90 प्लस थीटा लिख सकता हूं क्या? मुझे बता बेटा, क्या मैं कॉस थीटा को साइन 90 प्लस थीटा लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो ओमेगा ए साइन, देखियो ध्यान से, 90 प्लस
ओमेगा टी प्लस फाइव लिख दूं ऐसे आराम से। देख भाई, तू बोलेगा तो ही आगे बढ़ूंगा, तेरे को समझ में आया तो ही आगे बढ़ूंगा। बेटा क्या मैं कॉस थीटा को साइन 90 प्लस थीटा लिख सकता हूं एएसटीसी रूल के हिसाब से? हां सर, जब ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है। ठीक, तो यहां पर कॉस कुछ दिया हुआ है, कॉस थीटा, तो साइन में 90 प्लस जोड़ के उसको लिख सकते हैं। हां लिख सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया। ऐसे ही सिमिलरली नीचे देख, नीचे नहीं, नीचे उधर नीचे नहीं, इधर नीचे देख, ये क्या लिखा हुआ है? माइनस को यहां लिख ले, ओमेगा स्क्वायर ए, और ये जो माइनस साइन थीटा है, उसको लिख सकते हैं साइन 180 प्लस थीटा। माइनस को इंक्लूड करते हुए जो साइन थीटा है उसको तू लिख सकता है साइन 180 प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। हाँ या ना बोल दे, एग्री और नॉट? अब एक काम कर, और कहीं नजर नहीं रखनी, बस यहां नजर रख, यहां और यहां। तू मुझे बता इन तीनों में डिफरेंस क्या है? जिनको मैंने गोला लगाया सिर्फ उनमें डिफरेंस बताइए, और कहीं नहीं। और कहीं डिफरेंस मुझे पता है, यहां भी डिफरेंस है सर, ए है ये ओमेगा, ए है ये ओमेगा स्क्वायर। मैं नहीं पूछ रहा, मैं पूछ नहीं रहा, मैं सबको साइन में ले आया हूं। मुझे एंगलों में फर्क बता, बस एंगलों में फर्क बता। ये साइन का थीटा है तो ये साइन का 90 प्लस थीटा है, और सर ये साइन का 180 प्लस थीटा है। यानी यहां पर जो फेज का डिफरेंस है, यहां जो एंगल का डिफरेंस है वो 90 और फिर से 90 का है। यानी एक्स और वी और ए, यानी कि एक्स अगर 0 डिग्री है तो उससे 90 ज्यादा वेलोसिटी है, और उससे भी 90 ज्यादा यानी 180 एक्सेलरेशन है। यह है इसका मतलब। सर फिजिकल मीनिंग क्या है इसका? मुझे नहीं समझाना तुझे आज फिजिकल मीनिंग, आज मेरा मन ही नहीं है तुझे फिजिकल मीनिंग समझाने का। फिजिकल मीनिंग समझने के लिए तुझे रिवाइज करके आना पड़ेगा पुराना वाला। फिजिकल मीनिंग आज नहीं समझाऊंगा इसका, अभी तू सिर्फ मैथमेटिकल मीनिंग देख। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि सर एक्स 0 पे है और वी उससे 90 आगे चल रहा है और एक्सेलरेशन उससे 180 आगे चल रही है। इसका मीनिंग क्या होता है सर? अगली क्लास में बताएगा सर, आज की क्लास में नहीं बताया। आज की क्लास का टाइम पूरा हो गया है, आज की क्लास में इससे ऊपर नहीं लेगा। तू बस इतना समझ, अभी दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस कितना है सर? 90 का। ये 90 का जंप है, और ये कितने का जंप है? ये भी 90 का जंप है, और ये पूरा कितने का जंप है? ये 180 का जंप है। गलत तो नहीं कह रहा? सही बोल रहा हूं मैं? गलत तो नहीं बोल रहा? ऐसा ही दिख रहा है ना? यहां पर कोई एंगल नहीं है खास एक्स्ट्रा लिखा हुआ, वही लिखा ओमेगा टी प्लस 5। वो तो यहां भी लिखा है, वो तो यहां भी लिखा है, लेकिन एक्स्ट्रा कौन सा एंगल लिखे हैं? 90 लिखा और 180 लिखा है। तो फेज डिफरेंस क्या बना? इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या हुआ? बोल जल्दी। एक्स और वी के बीच का फेज डिफरेंस है सर 90 डिग्री, और V और A के बीच का फेज डिफरेंस कितना है सर जी? वो भी 90 डिग्री ही है। और X और A के बीच का फेज डिफरेंस कितना है सर? वो 180 डिग्री है। क्या कुछ ऐसा ही है कि नहीं है? क्या कुछ ऐसा ही है कि नहीं है? बोल दे, ऐसा ही है कि नहीं है? हाँ सर ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है ना? तो आपसे पूछा है कि बस ओए, आपसे पूछा है कि बस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में बता दो कितना फेज का एंगल है, कितना फेज का डिफरेंस है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में तो 90 है, 90, और 90 होता है पाई बाय 2। 90 डिग्री पाई बाय 2। यस और नो? यस और नो भाई? ये 0 है, ये 0 रेडियन है, ये पाई बाय 2 रेडियन है, ये पाई रेडियन है। तो इनके बीच का गैप पाई बाय 2 है, इनके बीच का गैप भी पाई बाय 2 है। अब कुछ क्लैरिटी आई कि फेज डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो अगली बार बताऊंगा, वो आज नहीं, वो कल देखेंगे। बस इतना ही समझ ले कि फेज देखा कैसे जाता है। अभी तो मैथमेटिकल मीनिंग समझ ले कि फेज देखते कैसे हैं, ठीक है ना? ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड फेज का डिफरेंस। ठीक है लल्लू लाल, कुछ क्लैरिटी मिली? कुछ क्लैरिटी मिली तुझे पगले? देख अगला टॉपिक ही यही है,
फाइंडिंग फेज कांस्टेंट और इनिशियल फेज, तो ये सब चीजें हम कल पढ़ेंगे, आज नहीं, ठीक है। तो अब और बातें भी करनी है इसके बारे में, ऐसा वैसा नहीं है चैप्टर, ये मस्त चैप्टर है बहुत, ठीक है। चल होमवर्क दे रहा हूं, जो बोला है रिवाइज करने को वो रिवाइज करके चैप्टर को स्टार्ट करियो, ठीक है। फिर नोट्स लिखियो, ठीक है। फिर इस चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करियो, इस लेक्चर का रिवीजन, ठीक है। पहले रिवीजन करेगा यादों की बारात का, जो जो शुरू में बताया था कि ये 4 चीजें पढ़नी है, फिर ये चैप्टर स्टार्ट करियो, फिर नोट्स लिखियो, फिर इस लेक्चर का रिवीजन करियो। डीपीपी कोई नहीं दी है मैंने, तो लोड मत ले ज्यादा, ठीक है। बस ये रिवीजन करके तू कल मिल मुझे, ठीक है। लल्लू लाल कहीं के, कुछ समझ में आया आज का लेक्चर के नहीं आया तुझे, हैं? या भाग जाएगा तालियां बजवा के, बस तालियां बजवा के भाग जाएगा बस कि सर शाबाशी दे दी, अब हम जा रहे हैं, बस थैंक यू, अब 12वीं में मिलते हैं, अब 12th में मिलते हैं, ऐसा तो नहीं है। आज आपने स्लो पढ़ाया है, ऐसा था क्या? तेज तो मैं क्या ही करता पढ़ा करके यार, है ना। ऐसा चमी ही बेचारा हमारा ढीला ढीला चल रहा है अभी तो, है ना। हमारा तो पेंडुलम ही लटका हुआ अभी तो, धीमा धीमा, है ना। तो इसलिए अभी तो स्टार्टिंग ही है ना। कुछ कुछ फील आई कि नहीं आई, एक बार ये बताते जाओ बस, कुछ कुछ फील आई कि नहीं आई, कुछ कुछ फील आई कि नहीं आई। लीडर बोर्ड, अबे 2 क्वेश्चन का क्या लीडर बोर्ड देखेगा यार पगले। अनबन है, सौरभ है, सारंग है, यथार्थ, अक्षय, मिताली, मानव, अनुज, अभिनव, हर्षित, ले। ठीक है चलो, मैथ पढ़ना है ना, जो जो मैंने बोला वो पढ़ना, ठीक है। बाकी तो फुल फील आई है, ठीक है। उसके बाद इस लेक्चर का रिवीजन चालू करना, ठीक है ना। इस लेक्चर के नोट्स बनाना, फिर रिवीजन चालू करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।